Hello everyone. Political science and international relations का optional is the most scoring, easy as well as helping optional in your UPSC CSE preparation. GS में सबसे ज्यादा हेल्प ये करता है, बहुत सारे टॉपर्स भी इससे निकले हैं और मार्क्स भी अच्छे खासे आते हैं. टाइम टू टाइम रैंक 1 भी इससे आई है. बट प्रॉब्लम क्या है, जैसे सारे ऑप्शनल्स के साथ क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो रहा है. वैसे यहाँ पर भी 2020 के बाद से क्वेश्चंस का नेचर काफी डिफिकल्ट हो गया है इन द पास्ट 5 years. और इसके लिए ट्रेडिशनल नोट्स एंड ट्रेडिशनल कंटेंट के साथ साथ यू मस्ट बी वेरी थॉरो विद द PYQ एनालिसिस. एंड दैट इज व्हाई हियर आई एम विथ PYQ एनालिसिस. पुराने पास्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उनका हम माइक्रो थीम बेस्ड एनालिसिस करेंगे. सिर्फ थीम बेस्ड नहीं कि अच्छा ये पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है, पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, ये थ्योरीज ऑफ स्टेट का क्वेश्चन है, जस्टिस का क्वेश्चन है, सिर्फ ये एनालिसिस नहीं कर रहे हैं हम. यहाँ उसके भी अंदर डेप्थ में जा रहे हैं, उसकी माइक्रो थीम को पकड़ रहे हैं. वहां पर मैं आपको प्रॉपरली बता रही हूँ ये इंट्रोडक्शन में क्या इस तरीके से फोकस कर सकते थे इस क्वेश्चन के लिए. पूरा प्रॉपरली टेबल बनाकर आप देख लीजिए, हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर टेबल बनी हुई है, सब कुछ प्रिपेयर्ड है. बॉडी कंटेंट में आपको बताऊंगी क्या बुलेट पॉइंट्स लिखने चाहिए थे, क्या आपके ट्रेडिशनल नोट्स में मेंशन्ड है, क्या और एक्स्ट्रा हो सकता था, कहाँ से क्या आप एक्स्ट्रा प्रिपेयर कर सकते हो. एंड साथ में कंक्लूजन भी मैं आपको बताऊंगी. और ये हर एक क्वेश्चन के लिए उसका थीम कैच करके माइक्रो थीम्स के बेस पर हम डिस्कशन करेंगे. अलॉन्ग विद दिस ये PDF अगर आपको चाहिए, बिकॉज ये PDF पूरा एक ब्रॉड एग्जॉस्टिव PDF क्रिएट होगा जिसमें PSIR ऑप्शनल के सारे ये आपके जितने भी पार्ट्स हैं सब ऐसे ही कवर करवाए जाएंगे वीडियो बाय वीडियो. तो अगर आज का ये PDF आपको चाहिए तो आप इस PDF को एक्सेस कर सकते हो. नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म का लिंक है. इस लिंक पर आपको बस क्लिक करना है, अपनी एक्यूरेट डिटेल्स प्रोवाइड करनी है. प्लीज प्रोवाइड योर डिटेल्स एक्यूरेटली बिकॉज आई do a lot of effort here. I am alone managing my own platform here. I am a one woman army here. तो बहुत सारी हार्ड वर्क में करती हूँ, तो आप डिटेल्स को एक्यूरेटली फिल कीजिए. इस पर्टिकुलर फॉर्म के रिस्पॉन्स में ही आपको ये PDF मिल जाएगा वेरी इजीली. दैट्स फ्री. दिस इज फ्री मटेरियल आई एम प्रोवाइडिंग है. तो ये वेलकम अगेन टू UPSC स्किल्स बाय वीनस मैम. और अगेन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम अपॉन आर टुडेज डिस्कशन. और आज का हमारा डिस्कशन है ऑन पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल साइंस एंड पॉलिटिकल फिलोसफी. ये बहुत ही पहला टॉपिक है जो हमें PSIR ऑप्शनल में बहुत बार पढ़वाया जाता है पेपर 1 सेक्शन A में. बहुत लोग यहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से भी स्टार्ट करवाते हैं, बट यस दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट टॉपिक्स टू बी थॉट हियर. जनरली जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं, इस डिसिप्लिन की बात करते हैं, इसमें आप पढ़ते हो क्या पॉलिटिकल साइंस है, क्या पॉलिटिकल फिलोसफी है, क्या थ्योरी है, कब यहाँ पर पॉलिटिकल फिलोसफी का डिक्लाइन हुआ, कब एम्पेरिकल अप्रोच आने लगी, कब पॉजिटिविस्ट अप्रोच हमारे पास आने लगी, उसके बाद बिहेवियरल रेवोल्यूशन, फिर पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन. ये पूरा हम यहाँ पर इस टॉपिक को पूरा इस एक ब्रैकेट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उसकी थीम्स में ब्रेक डाउन करके, उसका प्रॉपरली एनालिसिस करके. इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पर ऐसे वीडियोस के और अपडेट्स चाहते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, मुझसे और जुड़ना चाहते हो, पर्सनली भी कनेक्ट होना चाहते हो, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. हियर इज द लिंक फॉर टेलीग्राम चैनल. सेम लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर प्रोवाइडेड है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो. अब चलते हैं क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. देखिए क्वेश्चंस यहाँ पर ईयर वाइज नहीं है. क्यों ईयर वाइज नहीं है? क्योंकि मैंने इसे थीम वाइज ब्रेक किया है. देखिए सबसे पहले जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो आप मीनिंग ही पढ़ते हो पॉलिटिकल थ्योरी का, कि क्या मीनिंग है, पॉलिटिकल साइंस का क्या मीनिंग है, फिलोसफी का क्या मीनिंग है. थ्योरी में दोनों चीजें आती हैं, पॉलिटिकल फिलोसफी भी आती है, पॉलिटिकल साइंस भी आती है. तो सबसे पहले मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो मीनिंग पर एक सवाल आया है, एक क्वेश्चन आया है, विच इज फ्रॉम अ स्टेटमेंट ऑफ जॉन प्लेमेनेज. ये बोल रहा है पॉलिटिकल थ्योरी इज नॉट एन एस्केप मैकेनिज्म बट एन आर्डर्स कॉलिंग. यानी पॉलिटिकल थ्योरी कोई एस्केप नहीं है जैसा पॉलिटिकल साइंटिस्ट समझा करते थे कि थ्योरी है मतलब फिलोसफी भी आएगी, मतलब छोड़ दो, मतलब ये ऐसे ही वैल्यू बेस्ड कुछ भी एनालिसिस कर रहे हैं, मतलब ये पार्शियल रहेंगे, मतलब ये न्यूट्रल नहीं रहेंगे. ऐसा नहीं है. जॉन प्लेमेनेज बोल रहे हैं कि ये एक आर्डुअस कॉलिंग है जिस पर हमें चलना चाहिए, है ना. ये एक मुश्किल रास्ता है लेकिन इस पर हमें चलना चाहिए. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आप इंट्रोडक्शन में ये फोकस करोगे कि व्हाई दिस इज बीइंग आस्क्ड. जब भी PSIR में आपको कोई क्वेश्चन लिखना हो, मतलब आपको समझ में आ गया होगा इनिशियल माइक्रो थीम से ही है. हमारा थीम क्या है? ब्रॉडर पॉलिटिकल थ्योरी, इट्स इंट्रोडक्शन, कनेक्ट विद साइंस एंड फिलोसफी. और यहाँ पे माइक्रो थीम क्या है, मीनिंग क्या है, पर्पस क्या है पॉलिटिकल थ्योरी का. यही पूछा जा रहा है जॉन प्लेमेनेज के इस क्वेश्चन में. अब अगर इंट्रोडक्शन पे आपको फोकस करना है तो इसका माइक्रो थीम आपको वहां एग्जाम में कैप्चर करना पड़ेगा. वो कैसे करोगे? आप क्वेश्चन को देखा, ध्यान से पढ़ा और यहाँ पर एक अपने दिमाग में क्वेश्चन लगा दिया, वाई दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड. अब भैया क्यों पूछेंगे आपसे
कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्योंकि उसका इंपॉर्टेंस जानना है, उसका मीनिंग जानना है, उसका पर्पस जानना है। इजीली आपने यहाँ पर ये समझ लिया कि देखिए पॉलिटिकल थ्योरी क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एक इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग डिसिप्लिन है, एक प्रैक्टिस है जो कि नॉर्मेटिव एनालिटिकल डिसिप्लिन है, इस पर बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक न्यूट्रल, सिर्फ और सिर्फ आपको एक पार्शियल एनालिसिस ही नहीं देना, बट बहुत ही इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग एक यहाँ पर पाथ है, एक रास्ता है। अब इसमें आपको एम्फेसाइज क्या क्या करना है कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी आपको आने वाले क्राइसिस को प्रिडिक्ट करने में, प्रेजेंट के क्राइसिस को एक्सप्लेन करने में, प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट करने में, जैसे कोई क्राइसिस आया, कोई प्रोटेस्ट हुआ, उसको इवेल्युएट करने में, पॉलिसी गाइडेंस में कैसे पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तभी एक आर्डुअस कॉलिंग रहेगी, तभी एक कॉलिंग रहेगी और आर्डुअस कॉलिंग रहेगी। डिफिकल्ट भी है, इंटेलेक्चुअली डिमांडिंग भी है, और यहाँ पर एक अच्छी कॉलिंग है। तो इस पर आपको फोकस करना है और आपका इंट्रोडक्शन इन्हीं चीजों के आसपास बेस्ड होना चाहिए। सही है? तो वाई में आप यहाँ पर ये भी बेस कर सकते हैं कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी डिक्लाइन पर था जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, लेकिन फिर यहाँ पर क्रीडो ऑफ रेलेवेंस, डेविड ईस्टन ने इंट्रोड्यूस किया ये स्पीच। डेविड ईस्टन बिहेवियरल रेवोल्यूशन आए लाए, फिर ये पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन लाते। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे आगे, और इसी से कैसे पॉलिटिकल थ्योरी दोबारा रिवाइव करती है। और हमें ये समझ में आता है कि हम पॉलिटिकल थ्योरी को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करके, कंप्लीटली इसे एक एम्पिरिकल डिसिप्लिन, एक साइंस बेस्ड डिसिप्लिन, फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह नहीं बना सकते, और इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है। अब सबसे पहले जब आपने ये सब लिखा, तो उसके बाद आपको ये बताना है कि आखिर पॉलिटिकल थ्योरी क्या है। ये बॉडी पार्ट में आएगा बेसिकली आपके इंट्रोडक्शन के बाद। यहाँ पर ऑर्डर समझिएगा। देखिए मैं चाहती तो पॉलिटिकल थ्योरी देखते थ्योरी से स्टार्ट कर सकती थी, जैसे हम जीएस में करते हैं। जो भी लिखा है क्वेश्चन में, उसमें व्हाट अपने दिमाग में लगाओ क्वेश्चन, और ये देख लो कि अच्छा ये है क्या, है ना। पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में पूछा है स्टेटमेंट, तो ये देख ले रख जाओ कि थ्योरी क्या है। बट पीएसआईआर में वो इतना रेलेवेंट नहीं होता। सबसे पहले आपको वाई पर यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको एक बहुत ही डेप्थ में यहाँ पर क्वेश्चन, यू हैव टू राइट समथिंग इन डेप्थ। तो इसीलिए पीएसआईआर में हम वाई एस्पेक्ट पे फोकस करते हैं। फिर हम थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करते हैं, बॉडी पार्ट की तरफ जाते हैं, बिकॉज हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं आंसर्स को ऑप्शनल में, जनरली ह्यूमैनिटीज बेस्ड ऑप्शनल में। और तब यहाँ पर फिर हम थ्योरी पर फोकस करेंगे कि अच्छा थ्योरी क्या है। देखिए कार्ल ड्यूश के हिसाब से थ्योरी is a guide to practice. Theory is something which is explanatory also, is interpretative also. देखिए कुछ explain करना है, कुछ हमें describe करना है किसी phenomenon को, और उसको interpret करना है। ये तीनों ही चीजें थ्योरी के अंदर आती हैं, और इसीलिए थ्योरी हमें गाइड करता है कि हमें कैसी प्रैक्टिस लेनी है। जैसे साइंटिफिक थ्योरी हमें गाइड करती है कि कैसे साइंस में हमें क्या, कैसे लैब में टेस्ट करने हैं, कैसे चीजों का खोज करना है, डिस्कवरी करनी है, कैसे इन्वेंट करनी है नई चीजें, कैसे एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। वैसे ही पॉलिटिकल थ्योरी हमें गाइड करता है इन पॉलिटिकल प्रैक्टिस, क्या प्रैक्टिस होनी चाहिए, जस्टिस का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, इक्वालिटी का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, एंड मच मोर। तो इससे हाइपोथेसिस क्लैरिफाई होता है बियॉन्ड द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। डिस्क्राइब तो आप कर ही रहे हो, एक्सप्लेन आप कर ही रहे हो, बट यहाँ पर आप कुछ प्रिस्क्राइब भी कर रहे हो अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी में फिलोसफी वाला पार्ट भी होता है, नॉट जस्ट साइंस वाला पार्ट की क्या है। इट जस्ट नॉट फोकसेस अपॉन, ये भी आप बॉडी पार्ट में लिख सकते हो, इट नॉट जस्ट फोकस अपॉन व्हाट इज बेस्ड ऑन साइंस, बट ऑल्सो अपॉन व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। लोगों के साथ इनइक्वालिटी हो रही है, उन्हें जस्टिस मिलना चाहिए। लोगों के साथ यहाँ पर लिबर्टी नहीं है लोगों को, उन्हें लिबर्टी मिलनी चाहिए। सो दिस डिसिप्लिन कंबाइंस द एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस as well as philosophy. That is why science के हिसाब से it explains the political events which occur. For example, अभी बिहार में इलेक्शंस हुए, एंड बिहार के इलेक्शंस में हमने देखा there was strong incumbency. Generally compared to बिहार, राजस्थान जैसे स्टेट्स में strong anti incumbency होती है, जहां पर प्रेजेंट पार्टी रूल ही नहीं करती, हमेशा सरकार चली जाती है। लेकिन बिहार में there was strong incumbency. बट उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे एक्सप्लेन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, क्योंकि पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस वाला भी एस्पेक्ट है। सेफोलॉजी यानी कि वोटिंग बिहेवियर को स्टडी करेंगे प्रॉपर्ली, और वहां से हम बताएंगे। बहुत सारे थिंकर्स ने बताया यहाँ पर, जैसे सुहास पालशिकर ने बताया, और भी बहुत सारे, मिलान वैष्णव ने बताया क्यों बिहार में इनकम्बेंसी हुई। एनडीए के रिजल्ट्स के बेसिस पर, जेडीयू के रिजल्ट्स के बेसिस पर, गवर्नेंस के बेसिस पर, विमेन के वोट के बेसिस पर, डेवलपमेंट के एजेंडा के बेसिस पर, स्ट्रॉन्ग लैक ऑफ ऑल्टरनेटिव था यहाँ पर to people which was acceptable to them। इन सब के बेसिस पर there was a merger, there was a quasi alliance of upper caste with the Dalits,
द सो कॉल्ड कंसिडर्ड लोअर कास्टेज इन सोसाइटी। तो आप देखोगे कि कैसे इस क्वासी कोलिशन या अलायंस ने हेल्प किया। सो दिस इज हाउ यू आर एक्सप्लेनिंग ऑल द पॉलिटिकल इवेंट्स। यहाँ पे आप प्रोटेस्ट को भी एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरीके से, एंड बेस्ड ऑन दैट यू आर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर बिहेवियर ऑल्सो। अगर आज ऑल्टरनेटिव नहीं है तो क्या फ्यूचर में ऑल्टरनेटिव मिल सकता है इस तरीके से, चाहे किसी भी स्टेट को या इंडिया को? क्या इंडिया टू पार्टी सिस्टम रहेगा फ्यूचर में? देखिए ऑलमोस्ट हम एक सिंगल पार्टी सिस्टम बन चुके हैं अभी तक, मल्टी पार्टी सिस्टम है बट एक ही पार्टी का डोमिनेंस है। क्या फ्यूचर में हम इससे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं? क्या फ्यूचर में कोई ऑप्शन है? ऑल दीज थिंग्स कैन बी स्टडीड। इसके अलावा पॉलिटिकल चॉइसेस को इवेलुएट करने में यहाँ पर ये डिसिप्लिन हेल्प कर सकता है। जैसे ब्रेशेट कहते हैं कि थ्योरिस्ट जो होता है, ऐसा नहीं है कॉमन आदमी को ये प्रॉब्लम्स दिखाई नहीं देती, लेकिन थ्योरिस्ट इन्हीं प्रॉब्लम्स को जल्दी देखता है कंपेयर टू अदर्स, और फिर इन्हीं प्रॉब्लम्स को एनालाइज करता है ज्यादा प्रोफाउंड तरीके से, डेप्थ में, क्योंकि ये उसका प्रोफेशन होता है। और इससे वो ऑल्टरनेट एक्शन पाथ्स भी निकाल पाता है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे प्रोटेस्ट है, अब प्रोटेस्ट में ना गवर्नमेंट को समझ में आ रहा है, जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुए, पीपल के भी प्रोटेस्ट हुए, ये एग्जांपल्स आप लिख सकते हो अलॉन्ग विथ योर ऐसा थ्योरी। मतलब ये आपको थोड़ा सा और हेल्प करेगा इन मेकिंग योर आंसर मोर अप्लाइड इन नेचर, जो कि एग्जामिनर को चाहिए होता है हमेशा ही। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ पूरा अप्लाइड लिखना है, अच्छे वर्ड्स भी लिखने हैं, ये सारे वर्ड्स आपके आंसर में होने चाहिए एक्चुअली। मैंने बहुत रिसर्च करके निकाले, तो आप देखोगे कि गवर्नमेंट एंड पीपल दोनों को ही फार्मर्स प्रोटेस्ट के समय टाइम पे ये समझ नहीं आ रहा कि सोल्यूशन क्या है। कि गवर्नमेंट इज एडमेंट अपॉन इट्स ओन फार्म लॉज, फार्मर्स आर एडमेंट अपॉन देयर ओन डिमांड्स। लेकिन जो पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, ये पॉलिसीज के कॉन्सिक्वेंसेस को पहले से बताकर ऑल्टरनेट एक्शन पाथ्स बता सकता है कि गवर्नमेंट को अचानक से फार्म लॉज इंट्रोड्यूस नहीं करने चाहिए थे, जैसा बहुत से थ्योरिस्ट बोल रहे थे कि यहाँ पर पहले पब्लिक से कंसल्टेशन करना चाहिए था, तो बेटर इसका एक्सेप्टेंस हो सकता था। तो ये ऑल्टरनेट बताने की कोशिश की गई, एटलीस्ट देयर वाज सम अटेम्प्ट टू प्रोवाइड सम ऑल्टरनेट। ऐसे ही नॉलेज जो है उसका सॉलिड ब्लॉक हमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट ही प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो जनरल नॉलेज है उसको एक वोकैब ये प्रोवाइड करते हैं, उसको शब्द दे देते हैं, उसको नाम दे देते हैं कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी है, ये ऐसा वोटिंग बिहेवियर है, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा होगा तो ऐसा वोटिंग बिहेवियर होगा। इट हेल्प्स अस इन एनालाइजिंग, इन प्रिडिक्टिंग थिंग्स इन फ्यूचर ऑल्सो। ये पॉलिटिकल ऑर्डर के हमें एब्स्ट्रैक्ट मॉडल्स देता है, जैसे नॉर्थ कोरिया का क्या मॉडल है, साउथ कोरिया का क्या मॉडल है, बिल्कुल ऑपोजिट है एक दूसरे के बहुत बार। तो ये सब प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट एज अ साइंस आप देखोगे पॉलिटिकल थ्योरी में साइंस वाला भी पार्ट आता है, तो वो तो बिना जजमेंट की चीजें डिस्क्राइब कर रहा है, बट क्योंकि यहाँ पे फिलोसफी भी इंट्रोड्यूस्ड है तो ये हमें गुड लाइफ के रूल्स प्रोवाइड करता है। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी में आइडियाज होते हैं, वैल्यूज होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ये हमें एक ऑर्डर यहाँ पर प्रोवाइड करता है, एक कोहेरेंस देता है हमारी पॉलिटिकल एक्टिविटी, जिससे हम चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। इसलिए ये प्रिडिक्टिव भी है, प्रिस्क्रिप्टिव भी है और एक्सप्लेनेटरी भी है, एंड दीज आर बोथ एट द सेम टाइम। अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज यहाँ पर इतनी सारी चीजें, वैल्यूज प्रिस्क्राइब की जा रही है, ऑप्शंस बताए जा रहे हैं, ऑल्टरनेट बताए जा रहे हैं, दैट इज वाई गुड सोसाइटी को बिल्ड करने के लिए, एक सोसाइटी जो जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, राइट्स इन पर बेस्ड हो, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी इन सब पर बेस्ड हो, इसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस को बिल्ड करने के लिए भी हमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल आज इंडिया के पार्लियामेंट को काफी क्रिटिसाइज किया जाता है, अभी लेटेस्ट टाइम पीरियड्स में हमारे वाइस प्रेसिडेंट सीपी राधाकृष्णन, बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा, आप जानते हो, तो ये राज्यसभा में इन्हें बोलना पड़ा पार्लियामेंटेरियंस को कि अपनी हद में रहिए, अपनी बाउंड्रीज में रहिए, टू मेंटेन पार्लियामेंट्री डिसिप्लिन। बिकॉज पार्लियामेंट में हमें एनार्की देखने को मिलती है, डिसिप्लिन देखने को नहीं मिलता। यानी पार्लियामेंट एज एन इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा खर्चा लेता है स्टेट से फाइनेंशियली अपने आप को रन करने के लिए, बट इसकी एफिशिएंसी पर काफी डाउट्स हैं, इसकी इफेक्टिवनेस पर डाउट्स हैं। इनफैक्ट पार्लियामेंटेरियंस कितने लॉ अबाइडिंग होते हैं इस बात पर भी डाउट्स है। तो ऐसे किसी इंस्टीट्यूशन को कैसे अच्छा बनाना है, कैसे अच्छे इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करना है, ये सब भी हमें पॉलिटिकल थ्योरिस्ट बताते हैं। बहुत सारे थ्योरिस्ट ऐसे होते हैं, जैसे उपेंद्र बख्शी हैं, ये इंडिया की जुडिशरी के बारे में लिखते हैं। प्रताप भानु मेहता हैं, ये जुडिशरी एंड सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करते हैं, बट थ्रू क्रिटिसिजम्स वी आर एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या अभी और स्कोप बचा है इंस्टीट्यूशंस में। हमने पेपर 1 सेक्शन बी वाला जो पार्ट है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स वाला, इसको मर्ज कर दिया ऑलमोस्ट,
पेपर 1 सेक्शन ए के इस पॉलिटिकल थ्योरी के डिस्कशन के साथ। ये मैंने जान करके किया है, इंटेंशनली किया है, बिकॉज इससे मार्क्स आते हैं। एग्जाम्पल्स थ्योरी के साथ ही आपको क्वेश्चन में लिखने हैं, आंसर में। तो हम इससे कंफ्लिक्ट को, स्टेबिलिटी को, हार्मनी को ज्यादा बेटर तरीके से एड्रेस कर पाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, फिलहाल सूडान में एक क्राइसिस चल रहा है। एंटायर कंट्री वॉज एनगल्फ्ड इनटू द सिविल वॉर, क्योंकि इनकी आर्मी और सूडानीज पैरामिलिट्री रैपिड एक्शन फोर्स बेसिकली ये आपस में फाइट कर रहे थे। इसकी वजह से एंटायर कंट्री वॉज नॉट सेफ। खार्तूम में भी, यानी कैपिटल में भी, ये लड़ाई चली गई। लेकिन इस कन्फ्लिक्ट के क्या रीजंस थे, क्या आगे और स्टेबिलिटी हो सकती है, कैसे हार्मनी इंश्योर हो सकती है, ये कौन बताएगा? ये हमें थ्योरिस्ट प्रॉपर्ली एनालाइज करके बताएंगे। इसलिए हैरोल्ड लस्की ने कहा है दैट थ्योरी मस्ट फाइनलाइज व्हाट शुड बी, यानी थ्योरी से सिर्फ ये पता नहीं चलता व्हाट इज, बट ये भी फाइनलाइज होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, क्या एक्शंस हमें लेनी चाहिए एट कलेक्टिव लेवल। क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पर तो ईच पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर ओन सक्सेस। इस हिसाब से आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को लिखना है। अब यहां पर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, तो कंक्लूजन में आप इसी के आगे की तरफ चलोगे। कंक्लूजन में हम हमेशा फ्यूचर विजन प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं कि कैसे मॉडर्न क्राइसिस में पॉलिटिकल थ्योरी धीरे धीरे सेंट्रल बनती जा रही, जहां पर हमें सब मिलकर एनवायरमेंट, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, ऐसे अक्रॉस द स्टेट बाउंड्रीज चैलेंजेस से डील करना है, जिसके लिए द थ्योरिस्ट विल हैव टू कम टुगेदर एंड प्रपोज बेटर सॉल्यूशंस फॉर स्टेट्स टू कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर। इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी अपने फ्यूचर रोल के हिसाब से ज्यादा बढ़ेगी, इसका रोल बढ़ेगा जैसे जैसे सोसाइटीज को वैल्यू गाइडेड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन चाहिए रहेगा, बेस्ड ऑन एथिकल इंसाइट्स एंड जजमेंट्स, जिससे कि अपकमिंग चैलेंजेस जो आ चुके हैं ऑलरेडी, इनसे हम डील कर सकें और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को बेटर बना सकें। इसलिए आरडीएस कॉलिंग ये इसलिए भी है क्योंकि ग्लोबल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, जिससे कि ये आरडीएस कॉलिंग और ज्यादा डीप होती जा रही है कंपेयर टू इवन द प्रीवियस सेंचुरी। अब आप देखो, क्या आपको इस क्वेश्चन में, इस आंसर में जो मैंने आपसे पर्सपेक्टिव शेयर किया, क्या इसमें आपको कोई कमी लग रही है? कितना ये इफेक्टिव साउंड कर रहा है? इस तरीके से आपके क्वेश्चंस, आपके आंसर्स जो हैं वो होने चाहिए। जैसे पॉलिटिकल थ्योरी में हमने अभी तक ये डिस्कस किया कि पॉलिटिकल थ्योरी क्या है, क्या इसका मीनिंग है, क्या पर्पस है, और इसके हिसाब से मैंने आपको ये भी बता दिया कि थ्योरी इज इक्वल टू साइंस प्लस फिलोसफी। बट अब आगे हमें ये भी देखना चाहिए कि ये पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हुआ था, क्योंकि एक टाइम आया था पिछली सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इस टाइम पीरियड पर आते आते थ्योरी का डिक्लाइन हो गया और पॉलिटिकल फिलोसफी तो कंप्लीटली खत्म हो गई। इनफैक्ट एक थिंकर ने ऐसा बोल दिया था, वी नीड मोर फैक्ट्स, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, क्योंकि पॉलिटिकल फिलोसफी वाले पुराने आइडियाज को लेकर, पुराने ग्रीक, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स वाले आइडियाज लेकर, मकियावेली के आइडियाज लेकर, हॉब्स के आइडियाज को लेकर बस इनको रिसाइकिल कर रहे थे और इन्हें आर्म चेयर थ्योरीज कहा जा रहा था, जो कि द देन सॉल्यूशंस के लिए रेलेवेंट नहीं थे, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर सॉल्यूशंस चाहिए थे, बहुत ज्यादा चैलेंजेस थे, वर्ल्ड वॉर्स हुए और बहुत सारी चीजें। ऐसे केस में देखिए, पॉलिटिकल थ्योरी इक्वल्स टू साइंस प्लस फिलोसफी, जब फिलोसफी ही पूरी तरीके से खत्म हो रही थी, जब हमें फैक्ट्स की बहुत ज्यादा जरूरत लग रही थी, तो थ्योरी भी डिक्लाइन होगी। क्योंकि थ्योरी का जो सजेस्टिव पार्ट है, जो थ्योरी का डायडेक्टिक पार्ट है, यानी कि जो हमें सॉल्यूशंस को एम्फेसाइज करता है, जो हमें सॉल्यूशंस बताता है, आगे का रास्ता बताता है, आगे का मार्ग, आगे का पथ बताता है कि क्या करना चाहिए, वो भी कम हो जाएगा। नेचुरल सी बात है, स्वाभाविक बात है ना। तो इसलिए अब क्वेश्चन आता है डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इस पर कमेंट करना है 2018 में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो। तो इसका थीम क्या है, जो डिक्लाइन की डिबेट है वो, और कैसे बिहेवियरलिज्म आया, क्योंकि जब डिक्लाइन आया तो बिहेवियरलिज्म पर हमने फोकस किया, और ये आपके इसलिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी को चेक करना चाहते हैं कि क्यों थ्योरी डिक्लाइन हुई। इसलिए आपको इंट्रोडक्शन में इसी पोर्शन पर फोकस करना है। जो क्वेश्चन चेक करना चाहते हैं इंट्रोडक्शन में, उसी को थोड़ा सा एम्फेसाइज करो। दैट इज व्हाई एम्फेसाइज ऑन व्हाई इन द इंट्रोडक्शन। तो कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है?
20th सेंचुरी के टाइम पर किस तरीके से पॉलिटिकल फिलोसफी पुराने आइडियाज को रिसाइकल कर रही थी, आर्मचेयर थ्योरीज दे रही थी जो कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से रेलिवेंट नहीं था। इसलिए साइंस का बिल्कुल डिक्लाइन आ गया, एंड आ गया, और इसलिए पॉलिटिकल थ्योरी भी डिक्लाइन करने लगी। मतलब साइंस का क्या, फिलोसफी का बिल्कुल खत्म हो गया, एंड आ गया, और इसलिए थ्योरी भी डिक्लाइन करने लगी। जो सजेस्टिव डायडेक्टिक पार्ट था वो कंप्लीटली खत्म हो रहा था। और बिहेवियरलिज्म के राइज से जो साइंटिस्ट थे वो सिर्फ ये फोकस कर रहे थे कि बाकी नेचुरल साइंसेस की तरह, फिजिक्स, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, मैथ्स की तरह हम भी सिर्फ क्या है उसको बताने में क्वेश्चन फोकस करें, और व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, इस पर बिल्कुल फोकस ना करें। यानी वैल्यू न्यूट्रल जजमेंट है, और इसके लिए हमें पॉलिटिकल थ्योरी का एक डिक्लाइन देखने को मिला। अब इसी को मैं आगे बॉडी पार्ट में डिस्क्राइब करूंगी कि देखिए, डेविड ईस्टन ने अपनी 1969, क्योंकि ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिफिक एसोसिएशन के हेड थे, पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के, और जब ये हेड कर रहे थे इस एसोसिएशन को, तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि जो क्लासिकल थ्योरी है, ना ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेज को, उसके सोल्यूशंस को, ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कॉजेज सोल्यूशंस को कुछ भी प्रिस्क्राइब नहीं कर पा रहे इस टाइम पीरियड। और इसलिए ये बहुत ज्यादा स्पेक्यूलेटिव है, सिर्फ स्पेक्यूलेशंस है, साइंस पर ये बेस्ड ही नहीं है। ये ऑब्जर्वेशन प्रेजेंट डे रियलिटी का कर ही नहीं रहे हैं, पुरानी आर्मचेयर थ्योरीज हैं जिन्हें कंटिन्यूअसली ये रिसाइकल करते जा रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल साइंस लैग कर रही है कंपेयर टू अदर सोशल साइंसेस। इसी टाइम पीरियड पर और सोशल साइंसेस आने लगी थी, सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन आने लगा था, एंथ्रोपोलॉजी का डिसिप्लिन आने लगा था काफी अच्छे से तरीके से आगे की तरफ, इकोनॉमिक्स का डिसिप्लिन अच्छे से राइज कर रहा था, और इन्होंने जो साइंटिफिक मेथड्स थी इन्हें अपना लिया था। लेकिन हमने, पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने इन साइंटिफिक मेथड्स को नहीं अपनाया। इसलिए ईस्टर्न ने बिहेवियरिज्म को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इसको इंट्रोड्यूस किया तो यहाँ पर फोकस था ऑन एम्पिरिकल वैल्यू फ्री मेथड, यानी व्हाट, इस पर फोकस करना कंपेयर टू व्हाट ऑट टू बी। इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं इस बिहेवियरल अप्रोच के जो आपको हमेशा ध्यान रखना है। टिपिकली 7 से 8 कंपोनेंट्स हैं, रट के रखने। इस क्वेश्चन में सारे यूटिलाइज नहीं भी कर पाओ तब भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। रट के रखिए। रेगुलराइजेशन है, क्वांटाइजेशन है, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं इसमें, सिस्टमेटाइजेशन है, वैल्यू फ्री अप्रोच है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है, साइंस बेस्ड अप्रोच, साइंस बेस्ड है पूरी अप्रोच, बिहेवियरल अप्रोच जो लाई गई, बिहेवियरल रिवोल्यूशन लाया गया डेविड ईस्टन के लीडरशिप में। मेजरमेंट पर फोकस है। अब इसको ध्यान रखने का तरीका देखिए, रेगुलराइज कर रहे हैं, जैसे साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में रेगुलराइज होते हैं लॉज, हम मेजर करते हैं कितना डिस्टेंस, कितना वेलोसिटी, कितना है, हर चीज को मेजर करते हैं, उसको क्वांटाइज कर देते हैं प्रॉपरली, उससे लॉज निकालते हैं, है ना। पर्टिकुलर टू जनरल, पहले पर्टिकुलर बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, वहां से जनरल लॉज निकालते हैं, फिर उसको प्रॉपरली सिस्टमेटाइज कर देते हैं, जहां पे सिर्फ हम ये बता रहे हैं क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर फोकस नहीं कर रहे, यानी वैल्यूज पर फोकस नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं बोल रहे जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम ये सब अचीव करना है या ऐसे अचीव कर सकते ना, क्या है सोसाइटी में, बस इसको बताओ। और जो हमारे पास प्रेजेंट डेटा बेस्ड अप्रोचेस हैं, जैसे इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स इस टाइम पर सर्वेस को यूज करने लगे थे, घर घर जाके सर्वे करेंगे, उससे डेटा निकालेंगे, फिर उससे अपनी फाइंडिंग्स को रिसर्च पेपर में पब्लिश करेंगे। ऐसे ही कुछ यहाँ पे बोला जा रहा था कि ऐसे जो क्रॉस डिसिप्लिनरी ये जो मेथड्स हैं इसको इंटीग्रेट करो और डिसिप्लिन को ज्यादा साइंस बेस्ड बनाओ। तो ये पॉजिटिविज्म का क्रेज कहा जाता है। देखिए, पॉजिटिविज्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम सिर्फ इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि क्या है, हम इस बात पे फोकस नहीं कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए। तो हम जो स्टेटस को है उसको फोकस कर रहे हैं, है ना। तो ये एक तरीके से पॉजिटिविज्म हुआ, और ये पॉजिटिविज्म का क्रेज कहा जाता है। यहां पर हम देखेंगे मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का भी कहीं ना कहीं डोमिनेंस रहा था। इसलिए एल्फ्रेड कॉबिन ने तो साफ साफ बोल दिया था कि देखिए, कैपिटलिज्म में कोई थ्योरी ऑफ यहाँ पर जो थ्योरिस्ट हैं डेमोक्रेसी के, वो यहाँ पे बचे ही नहीं है। इनफैक्ट कम्युनिस्ट सिस्टम्स में भी पार्टी ओलिगार्की यहाँ पर आ चुकी है। तो कैपिटलिज्म में कैपिटलिस्ट रूल कर रहे हैं इनडायरेक्टली, और कम्युनिज्म में पार्टी ओलिगार्की रूल कर रही है, कुछ लोग सिलेक्टेड मिलकर रूल कर रहे हैं। तो अब डेमोक्रेसी को लाने का या मासेस के ऊपर, मासेस को जस्टिस, फ्रीडम, इक्वालिटी ये सब दिलाने का कोई फोकस है ही नहीं। ये थ्योरीज जो हैं पुरानी,
ये सब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिटिक्स के पीछे पुश कर दी गई है। देखिए कितना बढ़िया क्रिटिसिज्म यहाँ पे आया है इसका। यहाँ हम देखो क्वेश्चन के हिसाब से डिक्लाइन बता रहे कि कैसे डिक्लाइन आया, और इस डिक्लाइन को लियो स्ट्रॉस ने साफ साफ बता दिया था। लियो स्ट्रॉस ने इतना तक कह दिया था कि हम अगर सिर्फ पॉजिटिविज्म पर फोकस कर रहे हैं, सिर्फ क्या है उस पर फोकस कर रहे हैं, और क्या होना चाहिए इस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम ये जानते ही नहीं है कि हम गंदे पानी को साफ पानी से कैसे अलग करें। हम ये बोल रहे हैं गंदा पानी साफ पानी दोनों ही पानी है, दोनों को पी जाओ। अब ये कहाँ से सोल्यूशन हुआ भाई साहब? आप इस तरीके से ह्यूमन, मैन और जो ब्रूट होता है, एक इंसान जो बिल्कुल जानवर है, उसमें आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हो, अलग ही नहीं कर पा रहे हो। तो लियो स्ट्रॉस ने इस तरीके से इस डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी को हाईलाइट किया कि पॉलिटिकल थ्योरी किस तरीके से डिक्लाइन कर रही है, क्योंकि एम्पिरिकल थ्योरी सबको बराबर तरीके से डील कर रही है, और इसलिए बिहेवियरलिज्म से हमें ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए। हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं व्हाट ऑट टू बी, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या सोल्यूशन है किसी भी क्राइसिस का। हम बस डिस्क्राइब करते जाएंगे, ये हुआ वो हुआ, न्यूज रूम की तरह कमेंट्री करते जाएंगे। फिर हम थ्योरिस्ट थोड़ा ना हुए, फिर हम पॉलिटिकल साइंस के थ्योरिस्ट कैसे हुए? हम ये एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली कि फैसिज्म कम्युनिज्म से कैसे हम डील कर सकते हैं, क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं। बेसिकली जो फिलोसफी है और एम्पिरिसिज्म है उसका गैप वाइड होता जाएगा। एम्पिरिसिज्म में आप बस ऑब्जर्व करते जाते हो, जैसे बिहेवियरल रिवोल्यूशन में करते हो, जैसे बिहेवियरिस्ट करते हैं, एम्पिरिकल मेथड मतलब बस ऑब्जर्व कर रहे हैं बैठ के। अब आप बस इस पर फोकस कर रहे हो कि बस ऑब्जर्व करना है, न्यूज रूम की तरह, आज ये हुआ कल ये हुआ परसों ये हुआ, बस आप ये बता रहे हो। आप ये सोच नहीं पा रहे हो कि क्या होना चाहिए। यानी पुरानी फिलोसफीज जो पुराने संत महात्मा कह के गए, पॉलिटिकल थियोरिस्ट कह के गए, फिलोसफर्स प्लेटो वगैरह कह के गए, वो आप अप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो। इसलिए फिलोसफी और एम्पिरिसिज्म में गैप बढ़ता जाएगा इस तरीके से। इनफैक्ट यूएस में हमें यही होता हुआ दिखाई दिया 1960s में, जब सिविल राइट्स मूवमेंट, अब इसमें थोड़ा सा हम अप्लाइड पार्ट यूज करते हैं, अपना अपना तड़का अपना मसाला यूज करेंगे। जब सिविल राइट्स मूवमेंट बढ़ता गया, ब्लैक राइट्स की बात होने लगी, गे राइट्स की बात होने लगी, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी की राइट्स की बात होने लगी, लोग हिप्पी कल्चर की तरफ बढ़ने लगे। बाद में वियतनाम में यूएस की फोर्सेस गई, तो वियतनाम में यूएस के इंटरवेंशन को क्रिटिसाइज किया गया। बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्ट हुए। लेकिन इस टाइम पीरियड पर जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट था वो अपने आइवरी टावर में बैठकर बस ये एनालाइज कर, बस ये बता रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि आज ये हुआ कल ये हुआ, लेकिन इसके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं था बताने के लिए। इसलिए इस टाइम पीरियड पर 1960s में कोई भी मेजर पॉलिटिकल थ्योरी आई ही नहीं, और ये डिसिप्लिन ऑलमोस्ट डिक्लाइन पर चला गया, जिसे दांते जर्मिनो ने भी रिकॉग्नाइज किया कि कैसे डिक्लाइन हुआ है, कैसे पॉजिटिविज्म की वजह से एंड आइडियोलॉजी के लैक की वजह से हम एक डिक्लाइन पर चल चले हैं, और ट्रेडिशनल कंसर्न्स को टेक्निक ने रिप्लेस कर दिया। और यहाँ पर भी देखो डिक्लाइन कैसे हुआ है, टेक्निक की वजह से। आप 1000 लोगों से पूछ के ये बता रहे हो कि पॉलिटिकल साइंस इज द डिसिप्लिन ऑफ स्टडिंग ऑफ पावर। भाई साहब ये पुराने एनालिस्ट को पहले से हजारों सालों से पता था। जो कॉमन सेंस से चीजें आप पता कर सकते हो, उनके लिए भी अब बहुत ही मेथडोलॉजिकल तरीके से सर्वेस किए जा रहे हैं, बहुत ही इलेबोरेट प्रोटोकॉल फॉलो किए जा रहे हैं सर्वे के, रिसर्च के, जिसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि कॉमन सेंसिकल चीजें। मैं बता दूं आज बिना पढ़े पॉलिटिकल साइंस को कि इट इज द स्टडी ऑफ पावर, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसके लिए सर्वेज हो रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो ऐसे टेक्निक ने ट्रेडिशनल कंसर्न्स को, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सोसाइटी में एक चेंज ला सकते थे, जो लोगों को बेहतर बना सकते थे, सिस्टम को बेहतर बना सकते थे, वहां पर टेक्निक चीजों को रिप्लेस करी थी, और इसलिए फिलोसफी मार्जिनलाइज हो रही थी कंप्लीटली, और इससे पॉलिटिकल थ्योरी का डिसिप्लिन भी डिक्लाइन करा था, क्योंकि थ्योरी में फिलोसफी प्लस साइंस दोनों आती है, जैसा हमने देखा। लेकिन फिर आपको कंक्लूजन में ये लिखना है, क्योंकि आपको उसके आगे का हमेशा फ्यूचरिस्टिक विजन पर फोकस कीजिए कंक्लूजन में। तो आप लिखेंगे कि डिक्लाइन सिर्फ मेथोडोलॉजिकल था, कोई एंड नहीं था, कोई बर्बादी नहीं थी। इसके बाद आप देखोगे 1971 में ही जस्टिस पर जॉन रॉल्स का एक मेजर वर्क आता है, जिससे डिबेट दोबारा रिवाइव हुई। जॉन रॉल्स ने सिर्फ साइंस पर फोकस नहीं किया, लेकिन बताया कि क्या एग्जैक्टली कर सकते हैं हम जस्टिस को इंश्योर करने की, सजेशंस दिए। डेविड ईस्टन ने खुद बिहेवियरल से पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन की तरफ एक कदम बढ़ाया, और अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की ही एक स्पीच में, क्रीडो ऑफ रेलेवेंस नाम की स्पीच में, दोबारा से इस डिसिप्लिन को रिवाइव करने की कोशिश की। इसके बाद जॉन रॉल्स के बाद बहुत सारे लोग आए, मैकफर्सन,
कम्युनिटेरियंस आए, चार्ल्स टेलर आए, जिन्होंने रॉल्स की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए अपने सजेशंस दिए, अमर्त्य सेन आए, और इससे नॉर्मेटिव थ्योरी का परमानेंस पॉलिटिकल थ्योरी के डिसिप्लिन में सील हो गया और इससे पॉलिटिकल थ्योरी रिवाइव हुई। फ्यूचर में आप देखते हो कि यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी में एम्पेरिकल रिगर प्लस नॉर्मेटिव डेप्थ दोनों ही ब्लेंड हुई है और हम धीरे धीरे, देखिए पूरा एक ये जो एवोल्यूशन है बिल्कुल यहाँ पर थीसिस एंटीथेसिस की तरह चल रहा है कि पहले थीसिस चल रही थी फिलोसफी, फिर एंटीथेसिस चली साइंस, अब धीरे धीरे फिलोसफी और साइंस का एक बैलेंस इंटरैक्शन से इंश्योर होने लगा और हम पॉलिटिकल थ्योरी जिसमें फिलोसफी भी है साइंस भी है दोनों का बैलेंस इसकी तरफ बढ़ चुके हैं और इसलिए थ्योरी आज भी रिलेवेंट है और दोबारा साइडलाइन नहीं हुई। देखिए कितना लॉजिकल है। अब बच्चे बोलते हैं कि मैम इसमें कंटेंट नहीं आ रहा, अरे कंटेंट आपके सामने है। क्या ये चीजें आपने नोट्स में नहीं पढ़ रखी थी? ये टर्मिनोलॉजी, ये वर्ड्स बिल्कुल पढ़ रखे थे आपने। क्या ये आपके कंटेंट में नहीं था? जहां से भी आपने कंटेंट पढ़ा बिल्कुल था। बट क्या होता है, द मेथड, द स्ट्रैटेजी यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पर बहुत चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स करती जाती है और इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से आप सिंप्लिसिटी की तरफ नहीं बढ़ पाते। दैट इज द मेजर प्रॉब्लम। अगर आपको और मतलब मुझसे कनेक्ट करना है फॉर फर्दर मतलब इंक्वायरी अपॉन एनी सॉर्ट ऑफ गाइडेंस ऑन पीएसआईआर ऑप्शनल, तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हो। टेलीग्राम पर मेरा जो ग्रुप है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लिंक पर क्लिक करके ग्रुप पर जा सकते हो। वहाँ पर्सनली भी बच्चे मुझे मैसेज करते हैं उस ग्रुप के थ्रू, क्योंकि उस ग्रुप में मेरा पर्सनल हैंडल भी दिया हुआ है जिसमें आप इजीली मैसेज कर सकते हो। बाकी हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का फिर रिसर्जेंस हुआ। अभी हमने इसको थोड़ा सा टच किया कि कैसे डेविड ईस्टन ने पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन का पथ अपनाया, बाद में जाकर उसका मार्ग अपनाया, क्रीड ऑफ रेलेवेंस नाम की स्पीच लेकर आए। तो यहाँ पर पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस हो गया। अब इस पर कमेंट करना, हम इस पर सवाल आया। तो ये बेसिकली कौन सा थीम है? अगेन पॉलिटिकल थ्योरी का जो रिवाइवल है, जो कंटेम्प्रेरी थ्योरी है जैसी हमें दिखती है आज, उसके बारे में यूपीएससी आपसे इसलिए पूछ रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है कि बिहेवियरलिज्म के बाद जो रिवाइवल हुआ उसके बारे में आप कितना लिख सकते हो, क्या शब्द लिखते हो, कितना आपको पता है, क्या अंडरस्टैंडिंग है आपकी उसकी। इसमें आप देखोगे बहुत सारे जैसे रॉल्स, नॉजिक, मैकफरसन में, हैबरमास, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने कंक्लूजन में इस पर फोकस किया। ये सारा कंटेंट इसमें टिपिकली इंक्लूड होता है अलॉन्ग विद डेविड ईस्टन का रिवाइवल। तो इसमें इंट्रोडक्शन में आप यही लिखेंगे जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, कैसे बिहेवियरलिज्म का डिक्लाइन हो रहा था, आइवरी टावर थ्योरिस्ट या आइवरी टावर साइंटिस्ट अपने आइवरी टावर में बैठे थे, कुछ नहीं कर पा रहे थे, और इस वजह से डेविड ईस्टन क्या लाते हैं? पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन। कौन सी स्पीच में? रट लो, क्रीड ऑफ रेलेवेंस। और इसी स्पीच में ये अपनी ही बिहेवियरल थ्योरी को आगे लेकर जाते हैं पोस्ट बिहेवियरल रिवॉल्यूशन के फॉर्म में, और इसके थ्रू पॉलिटिकल थ्योरी का दोबारा रिवाइवल होता है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ टेक्निक पर ही नहीं लेकिन इसके साथ साथ वैल्यू पर भी फोकस करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ हम मीन्स पर फोकस नहीं कर रहे हैं लेकिन एंड गोल पर भी फोकस कर रहे हैं। सिर्फ व्हाट इज पर फोकस नहीं कर रहे हैं, व्हाट ऑट टू बी पर भी फोकस किया जा रहा है। और इसी के बाद हम देखते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का रिसर्जेंस होता है, क्योंकि नॉर्मेटिव क्वेश्चंस दोबारा री इमर्ज होने लगते हैं। ये आपका जो इंट्रोडक्शन था वो खत्म करके आप यहाँ पे रिवाइवल को नेक्स्ट लाइन से बॉडी पार्ट से शुरू कर देंगे। जस्टिस, इक्वालिटी जैसी वैल्यूज पर फोकस किया जाता है। इसमें रॉल्स सबसे पहले इस बिहेवियरल वैल्यू न्यूट्रलिटी को 1971 में चैलेंज कर, ये वैल्यू न्यूट्रलिटी गलत है। रॉल्स यूटिलिटेरियनिज्म को भी चैलेंज करते हैं लेकिन वैल्यू न्यूट्रलिटी को भी साथ में चैलेंज करते हैं, और ये बताते हैं कि जस्टिस सबसे पहला वर्चू इंस्टीट्यूशंस का। प्लेटो की किताब में द रिपब्लिक में सबसे पहले जो छोटी सी लाइन थी उसके साथ टाइटल में वही लिखी हुई थी, कंसर्निंग जस्टिस, क्योंकि जस्टिस इज द आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल ऑफ एनी स्टेट, एनी सोसाइटी है कि कैसे हमारे लोगों को जस्टिस मिलेगा, सबके साथ जस्टिस करें। और रॉल्स ने अपना जो भी थ्योरी दिया, डिफरेंस प्रिंसिपल दिया,
वो सब आपको यहाँ पे इतना नहीं लिखना है। जस्टिस के बारे में सजेशन दिया, इस पर बाद में जाकर लिबर्टेरियंस ने क्रिटिसिज्म किया, जैसे रॉबर्ट नॉजिक वगैरह ने क्रिटिसिज्म किया। और यहाँ इन्होंने एम्पेरिकल मीन्स को क्लासिकल एंड्स के साथ कंबाइन किया। रॉबर्ट नॉजिक ने क्या बोला कि टैक्सेशन वगैरह चोरी है लोगों से, राइट टू प्रॉपर्टी अल्टीमेट है, तो राइट टू प्रॉपर्टी जॉन लॉक की थ्योरी में बहुत ज्यादा यहाँ पे बताया जाता है। तो क्लासिकल जो गोल्स थे इनको इन्होंने रिवाइव कर दिया लिबर्टेरियन थ्योरी में, लेकिन इसके साथ एम्पेरिकल मीन्स भी दिए, टैक्सेशन मत करो, ये मत करो, वो मत करो। डेविड हेल्ड ने ये बताया कि कंटेम्पररी थ्योरी देखिए फिलोसॉफिकल भी है और इसके साथ साथ एम्पिरिकल एनालिटिक है। फिलोसफी सिर्फ पुराने आर्म चेयर थ्योरिस्ट की तरह सिर्फ बता नहीं रहा है कि क्या होना चाहिए, लेकिन एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन बेस्ड भी है कि क्या है, और बेस्ड ऑन दैट एनालिसिस करके वो प्रॉपरली स्ट्रेटजीज बता रहे हैं और ये बता रहे हैं कि क्या चेंज का कोई फिजिबिलिटी है। और यहाँ हिस्ट्री को भी ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो इट इज मच एडवांस्ड कंपेयर टू अर्लियर पॉलिटिकल फिलोसफी। पहले फिलोसफी आती है, फिर साइंस आती है, फिर वो थ्योरी बनने लगती है। थ्योरी में दोनों चीजें आ रही है, साइंस की भी फिलोसफी की भी, जिसमें फिलोसफी आ रही है, एम्पेरिकल एनालिटिकल अप्रोच आ रही है, जिसमें स्ट्रेटजी आ रही है, और हिस्ट्री आ रही है। तो हिस्ट्री में पीज, हिस्ट्री में मटर, ऐसे आप इसे रट भी सकते हो। कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी लिखने के लिए, अच्छे शब्द लिखने के लिए, अच्छे वर्ड्स को लिखने के लिए। तो इसलिए कंटेम्पररी थ्योरी फाउंडेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करती है और डायलॉग और कन्वर्सेशन को एक साथ लेकर चलती है। पॉलिटिकल वैल्यू की फाउंडेशंस को दोबारा यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है, उसको दोबारा एक्सप्लोर किया जाता है, जो एक टाइम पर पॉलिटिकल वैल्यू खत्म हो गई थी, वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच आ गई थी, तो उसकी फाउंडेशन को हम दोबारा बना रहे हैं। सॉवरेनिटी को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या स्टेट्स की सॉवरेनिटी है। इस टाइम पीरियड पर यूएस ने चिली में एक कू इंसाइट किया था। यूएस का एक स्कूल आया था शिकागो बॉयज, इनकी अलग से अपनी अप्रोच थी, और शिकागो बॉयज के इन्फ्लुएंस में यहाँ सैल्वाडोर एंडे, चिली के एक फेमस प्रेसिडेंट को हटाकर मिलिट्री कू करवा के जनरल पिनोशे को अपहोल्ड कर दिया गया पावर में। तो अब इस टाइम पर हमने सॉवरेनिटी को एनालाइज किया। इसी टाइम पीरियड पर अफगानिस्तान में क्राइसिस आने लगा धीरे धीरे। इसी टाइम पीरियड पर दुनिया के और प्लेसेस में फलस्तीन की सॉवरेनिटी का इशू चल रहा था, तो हमने सॉवरेनिटी को एनालाइज किया प्रॉपर्ली। डेमोक्रेसी को एनालाइज किया, कहाँ पर डेमोक्रेसी है, कहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है, क्या चाइना नॉर्थ कोरिया की डेमोक्रेसीज ट्रू डेमोक्रेसीज हैं, क्या सोवियत यूनियन में डेमोक्रेसी कभी फ्यूचर में आ सकती है, क्या कम्युनिज्म में डेमोक्रेसी है या सिर्फ कैपिटलिस्ट स्टेट्स में डेमोक्रेसी है। जस्टिस पर हम बात करने लग गए। ऑब्जर्वेशन को मॉडेस्ट एम्पेरिकल जनरलाइजेशन के साथ हमने प्रॉपरली क्लब किया, और इस तरीके से कुन जैसे थिंकर्स ने साइंटिज्म को भी एक तरीके से चैलेंज कर दिया, क्योंकि नई थीम्स पर फोकस किया, एथिक्स पर, वेलफेयर पर, जस्टिस पर, डेमोक्रेसी पर। यहाँ फेमिनिस्ट अलग अपना आके तड़का लगाने लग गए, क्योंकि फेमिनिस्ट ये बताने लग गए कि ये जो पावर असर्शन है ये सिर्फ स्टेट के लेवल पर ही जस्टिस इन जस्टिस की बात नहीं, ये फैमिली हाउस होल्ड के लेवल पर भी जस्टिस इन जस्टिस की बात होती है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट आए, देखो 1960-70 से याद करो, इसी टाइम पीरियड पे आसपास, और ये अपनी वैल्यूज को सजेस्ट करने लग गए। जैसे केट मिलेट आती हैं, शुलमित फायरस्टोन आती हैं, नाम थोड़े बहुत ध्यान होने चाहिए। इन्होंने अपनी स्टडीज की, पेट्रियार्की को स्टडी किया, सजेशंस दिए, कुछ कुछ ने बहुत रेडिकल सजेशंस दिए, ये जो हेट्रोसेक्सुअल फैमिलीज हैं यही मत बनाओ। अभी ऐसे एक यूएस की फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने विमेन को क्या हेट्रोसेक्सुअल फैमिलीज बनाने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ती है इसके बारे में स्टडी किया, और इकोनॉमिक एफिशिएंसी के फाउंडेशन पर यह सजेस्ट किया दैट वी शुड मेक होमोसेक्सुअल फैमिली, विमेन को विमेन के साथ ही फैमिली स्टार्ट करनी चाहिए। नाउ दिस इज अगेंस्ट द बायोलॉजिकल लॉजिक हियर, नेचुरल जो बायोलॉजिकल हमारा इंस्टिंक्ट होता है। ज्यादातर लोग हेट्रोसेक्सुअल होते हैं इन दी वर्ल्ड, होमोसेक्सुअल कम लोग। मैं ये नहीं बोल रहा है नहीं, या फिर नेचुरल नहीं है नेचुरल। मतलब कुछ लोगों को वाकई ऐसा ही नेचुरली लगता होगा, बट कम लोग हैं। पोस्ट मॉडर्निज्म आया, जो कि बनी बनाई थ्योरीज को, जो मेटा नैरेटिव्स थे बड़े बड़े, उनको बिगाड़ने की, उनको क्रिटिसाइज करता है
देयर इज incredulity towards meta narratives. सिविल सोसाइटी आई, लिबरलाइजेशन ने उल्टा आइडियाज के एक्सचेंज को एनकरेज किया। 1991 से इंडिया में भी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया। इसके पहले चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी अपना ली थी 1980s में। सोवियत यूनियन में भी चेंज आया जब सोवियत यूनियन टूट के रशिया बना। सब जगह लिबरलाइजेशन आ रहा था अलग अलग कंट्री में। वॉशिंगटन कंसेंसस को पुश किया जा रहा था। ये भी तो अपने आप में एक नॉर्मेटिव आइडिया है ना कि किस तरीके से स्टेट चलाना चाहिए। भैया प्राइवेटाइज कर दो, स्टेट को सिर्फ कोर एरियाज में रहने दो, क्रैडल टू ग्रेव स्टेट नहीं रहेगा। डेवलपिंग कंट्रीज में भी जहां पर वेलफेयर की ज्यादा जरूरत वहां पर, ये भी तो अपने आप में एक आइडिया है। तो ये रिवाइवल ने ये प्रूव कर दिया कि डिक्लाइन थीसिस अपने आप में गलत थी। और इसलिए कंक्लूजन में आप क्या लिख रहे हो कि कैसे पॉलिटिकल थ्योरी हमें एक प्लूरल, एथिकली एंकर्ड येट एम्पेरिकली अवेयर फॉर्म की तरफ लेकर जाती। ध्यान से देखिए वर्ड्स, इनको रट्टा मार लीजिए आप ये कंक्लूजन को रट लीजिए, काम हो जाएगा काफी सारा। ये हमें गाइड करता है कि जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, वेलफेयर, आइडेंटिटी की क्या डिबेट्स होनी चाहिए। और इससे हमें समझ में आता है कि थ्योरी आज भी मॉडर्न पॉलिटिकल लाइफ को शेप करने में, इंटरप्रेट करने में सेंट्रल की है। इट्स अ की फीचर। इसी तरीके से हमने देखिए नॉर्मेटिव जो पॉलिटिकल फिलॉसफी वाला एंगल है, जो शुरुआत से चलता आ रहा है, जो बताता है व्हाट ऑट टू बी। कब स्टार्ट हुआ ये? अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करो, इंडियन वर्ल्ड को हटा दो एक मिनट के लिए, वेस्टर्न वर्ल्ड की सिर्फ बात करो, तो वेस्टर्न वर्ल्ड में ग्रीक पॉलिटिकल थॉट यानी सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल से ये रिवाइव होता है। ये आने लगता है, मतलब रिवाइव भी क्या, ये वहीं से शुरू होता है, इसका ओरिजिन होता है। कब? आज से 600 BC के आसपास, यानी आज से लगभग 2500 साल पहले। फिर धीरे धीरे ये और इसमें थिंकर्स आते जाते हैं। मिडीवल टाइम पीरियड में मकियावेली आते हैं, फिर हॉब्स आते हैं, फिर लॉक आते हैं, रूसो आते हैं, ये सब लोग आते हैं। फिर थॉमस पेन वगैरह आते हैं, फिर अमेरिकन वो इंडिपेंडेंस वाला टाइम आता है, और ये चीजें चलती रहती। इंडिया में बात करो तो इंडिया में मनुस्मृति से सबसे पहले इस तरीके से पॉलिटिकल सजेशंस, फिलोसफी का आइडिया मिलता है। फिर कौटिल्य के अर्थशास्त्र का इसमें मेजर रोल रहता है, जहां पे सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट मिलती है और राजमंडल थ्योरी ऑफ स्टेट भी मिलती है। फिर हमारे यहाँ भी थोड़ा सा डिक्लाइन आता है गुप्त टाइम पीरियड के बाद। गुप्त टाइम पीरियड पे मुद्रा राक्षस आता है, थोड़े बहुत ऐसे वर्क्स आते हैं, और कामंडक का नीति सार आता है। और उसके बाद एक डिक्लाइन देखने को मिलता है मिडीवल टाइम पीरियड, जहां पर ज्यादा पॉलिटिकल फिलोसफी की क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए बात नहीं होती, बस पुराने ही वर्क्स को रिसाइकल किया जा रहा है। इसके बाद फिर मॉडर्न टाइम पीरियड में हम देखते हैं सोशो रिलीजियस रिफॉर्मर्स आते हैं। वो थोड़ा बताने लगते हैं कि ब्रिटिश राज को अपने वेस्टर्न आइडियाज की बजाय इंडियंस को भी लाना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन में। फिर इससे नेशनलिज्म राइज करता है, फिर अलग अलग आइडियाज आते हैं, श्री अरबिंदो के आइडियाज आते हैं, बाल गंगाधर तिलक जी के आइडियाज आते हैं। पहले मॉडरेट्स आते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी वगैरह, फिर ये लोग आते हैं, फिर गांधी जी वगैरह हिंद स्वराज में अपने आइडियाज देते हैं। तो ये जो नॉर्मेटिव थ्योरीज रही और इसके साथ साथ जो इम्पेरिकल थ्योरीज हैं, इनके बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये जो पुराना नॉर्मेटिज्म था, जो बता रहा था, जो सजेस्ट कर रहा था क्या होना चाहिए, ये बेसिकली फिलोसफी पर बेस्ड था। फिलोसफी यही होती है, क्या होना चाहिए, फिलोसोफाइज करते हो आप चीजों को, ऐसा होता। यू फोकस ऑन द आइडियल, यू फोकस ऑन आइडियाज, क्योंकि प्लेटो भी बोलते हैं कि आइडियाज वर्ल्ड की फाउंडेशन है। और यहीं से प्लेटो की एलिग्री ऑफ केव्स आई थी, जो बच्चों ने पढ़ी होगी PSIR में। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, नेट पे सर्च कर लो अभी जल्दी से, समझ में आ जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, कहीं ना कहीं पढ़ी होगी। इसके साथ साथ यहाँ पे थोड़ा सा हिस्टोरिकल अप्रोच पर भी फोकस है, नॉर्मेटिविज्म की थ्योरी। तो नॉर्मेटिविज्म की थ्योरी है बेसिकली, नॉर्मेटिव थ्योरीज। इसी तरीके से एम्पेरिकल थ्योरीज में हिस्ट्री पर फोकस है, बट बेस्ड ऑन एम्पेरिज्म, जैसे कि ऑब्जर्वेशन वगैरह लेना। इसके साथ साथ यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस पे फोकस है, फिनोमिनल्स पर फोकस है, और इसलिए बिहेवियरलिज्म इसका कोर रहा है एम्पिरिकल थ्योरीज का। तो अब दोनों को बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए आप दो तरीके से इस आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। पहले तो बॉडी पार्ट 1, बॉडी पार्ट 2 अलग अलग बनाओ।
और बॉडी पार्ट 1 में पूरा नॉर्मेटिव और बॉडी पार्ट 2 में पूरा एम्पेरिकल, बट इससे बेटर कंपैरिजन नहीं मिल रहा है। और देखिए टेबल तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगी क्योंकि इट इज नॉट जीएस, इट इज पीएसआईआर। तो टेबल से बेहतर है आप एक एक पैराग्राफ बनाइए, उसमें एक पैराग्राफ में पहले नॉर्मेटिव थ्योरी का एक फीचर बताइए, उसको एम्पिरिकल थ्योरी से कंपेयर करके डिफरेंस बताइए, फिर सेकंड में दोबारा यही कीजिए। ऐसे कंपैरिजन हर एक पैराग्राफ में करते जाइए, तो वो टेबल की तरह ही आपको कंपैरिजन भी प्रॉपरली दे रहा है एग्जामिनर को एंड स्ट्रक्चर भी प्रॉपर है। इसमें थोड़ा सा ब्रेन ज्यादा लग सकता है रीऑर्गेनाइज करने में एग्जाम के टाइम पर रीस्ट्रक्चर, बट विथ प्रैक्टिस इट कैन बी डन। अब इंट्रोडक्शन अगर इसका देख देखिए इसका थीम क्या है, नॉर्मेटिव प्लस एम्पिरिकल थ्योरी। अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो यहाँ पर आपसे क्लैरिटी के लिए इसको पूछा जा रहा है ज्यादा। तो आप सबसे पहले इस पर्टिकुलर पूरा जो फिलोसॉफिकल या नॉर्मेटिव या एम्पेरिकल अप्रोच है इसके थोड़े से ओरिजिन की बात करें। जैसे मैंने यहाँ पे बात की, इसी को ब्रीफ में एक दो लाइन्स में बताएंगे, दो चार लाइन्स में, कि कैसे दुनिया में सबसे पहले ग्रीक पॉलिटिकल थॉट से हमारे पास फिलोसॉफिकल अप्रोच आने लगी, नॉर्मेटिव अप्रोच आने लगी, और धीरे धीरे वर्ल्ड और इवॉल्व हुआ। इंडिया वर्ल्ड दोनों में ही डिक्लाइन आया मिडीवल टाइम पीरियड, फिर मॉडर्न में अप्रोचेस रिवाइव होने लगी, थोड़ी बहुत आने लगी। बट देन मॉडर्न में धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया वैसे वैसे हमारे पास एम्पेरिकल अप्रोच आने लगे, और इसका पीक था बिहेवियरल रिवोल्यूशन के टाइम पर। लेकिन फिर ये पूरा सब्जेक्ट ही डिक्लाइन करने लगा, इसलिए हम पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन की तरफ चले। मतलब हमें ये स्टडी करना पड़ेगा कि नॉर्मेटिव और एम्पेरिकल दोनों ही थ्योरीज इंपॉर्टेंट है, दोनों ही क्रूशियल है, लेकिन इनके बीच का डिफरेंस क्या है। नॉर्मेटिव थ्योरी की बात करो तो दिस इज फिलोसॉफिकल इन नेचर, वहीं अगर मैं एम्पेरिकल थ्योरी की बात करूं तो इट इज साइंटिफिक इन नेचर। ये फिलोसॉफिकल मेथड्स अपनाता है, बैठकर सोचो, एनालाइज करो, डिड्यूस करो कि क्या होना चाहिए। साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्व करो सबसे पहले। नॉर्मेटिव थ्योरी में जस्टिस, राइट्स, फ्रीडम के एक्सप्लेनेशन पर कंसर्न रहता है, फोकस रहता है कि जस्टिस क्या है, राइट्स क्या है, फ्रीडम क्या है, इसका आइडियल वर्जन क्या है, उस पर फोकस रहता है, आइडिया पर। यहां पर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं, सोसाइटी में जस्टिस को क्या समझा जा रहा है, फ्रीडम को क्या समझा जा रहा है, ये नहीं फोकस करें क्या होना चाहिए, क्या है। तो फोकस मॉरल वैल्यूज पर है नॉर्मेटिव में, व्हाट ऑट टू बी, और वहीं एम्पेरिकल में व्हाट इज पर फोकस है, और इसलिए वैल्यू फ्री है, जैसा हमने पहले देखा है। इसलिए नॉर्मेटिव में रीजनिंग, इंसाइट, इन पर ज्यादा फोकस है अलॉन्ग विद सम एक्सपीरियंस, और एम्पेरिकल में इसलिए फैक्ट्स, ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, व्हाट इज ओरिएंटेशन पर ज्यादा फोकस है। इसलिए नॉर्मेटिव में गोल्स, आइडियल, स्टैंडर्ड्स की बात होती है, और वहीं एम्पेरिकल में क्वांटिफिकेशन, मेजरमेंट और वेरिफिकेशन, क्योंकि साइंस में हर चीज को वेरीफाई किया जाता है। उसके बाद न्यूटन का फर्स्ट लॉ है तो ऐसे नहीं आ गया फर्स्ट लॉ कुछ भी, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन इनर्शिया अंटिल एंड अनलेस इट इज गिवन एन एक्सटर्नल स्पीड, एक्सटर्नल स्टिमुलस, वो ऐसे नहीं आ गया। वो कैसे आया, आपने उसको वेरीफाई किया, मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स किए, तब जाके उसको ट्रू माना, वरना उसको फॉल्स मान लेते। लैब में प्रूव करनी पड़ती है चीजें। तो इसलिए नॉर्मेटिव में हमारे पास थिंकर्स हैं, प्लेटो, एरिस्टोटल, रॉल्स। रॉल्स भी नॉर्मेटिव अप्रोच में ही आते हैं, जिन्होंने प्रिस्क्राइब किया है चीजों को और स्टैंडर्ड्स बताए हैं इवैल्यूएशन के, कि क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, जिससे कि हमें एक यहाँ पर अल्टीमेट गुड की तरफ हम चल सके। वहीं एम्पेरिकल में कंसेप्ट्स बताए गए हैं, सोशल साइंसेस से हमने अडॉप्ट किए हैं कंसेप्ट। बिहेवियरल थ्योरी इसके कोर पर है, डेविड ईस्टन जैसे मेन इसके थिंकर्स रहे हैं, और स्टेट फाउंडेशंस को यहाँ पर क्रिटिसाइज करने से बचा गया है, बेसिकली स्टेबिलिटी और बैलेंस को इंश्योर करने के। लेकिन फिर आपने देखा पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन से एक बैलेंस, एक मर्जर आ गया दोनों का, नॉर्मेटिव आइडियल्स का भी और एम्पेरिकल एविडेंसेस का भी, और इससे हम रिजिड सेपरेशन से बच गए और प्रॉपरली वैल्यूज और फैक्ट्स का सिंथेसिस करने लगे, जो कि सब्जेक्ट के रिवाइवल के लिए, रेलेवेंस के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट था। आप समझ पाए किस तरीके से हम इस पर फोकस कर रहे हैं। इसके बाद अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 में आया था। अब जल्दी जल्दी डिस्कशन होगा थोड़ा सा, क्योंकि अब ये हम मेजर स्ट्रक्चर देख चुके हैं, मेजर कंटेंट हम देख चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन इन पॉलिटिक्स का सिग्निफिकेंस हमें एग्जामाइन करना है। तो इसकी माइक्रो थीम क्या हो गई, बिहेवियरलिज्म, कैसे यहाँ पर एम्पेरिकल टर्न आया, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो मैंने आपको फीचर्स रटवाए, रेगुलराइजेशन, क्वांटाइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन,
वेरिफिकेशन, मेजरमेंट, साइंस बेस्ड अप्रोच आ गई, वैल्यू फ्री न्यूट्रल मेथड्स आ गए, वैल्यूज पर फोकस नहीं करेंगे, प्योर इन वैल्यूज रहेंगे, प्योर मेथड्स एंड टेक्निक्स को यूज करेंगे, टेक्निक्स का यूज, बस इन्हीं का इंपॉर्टेंस बता दो बॉडी पार्ट में, इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा? प्रॉपरली रेगुलराइज हो रही हैं चीजें, सिस्टमेटाइज हो रही हैं, डेटा कलेक्शन स्टैटिस्टिकल मेथड्स पे यूज कर पा रहे हैं, फोकस कर पा रहे हैं, वेरिफिकेशन कर पा रहे हैं जनरलाइजेशंस का, ऐसे ही नहीं हवा में जनरलाइजेशंस हवा में तीर मारते जा रहे हैं। सही है, यही सब बातें लिखी हुई हैं, देख लो, एग्जैक्ट सेम चीज। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक एक पैराग्राफ में इन एक एक दो दो चीजों को ऐसे मर्ज करके अलग अलग करके ऐसे आप बताते जाओ, और उसके साथ अप्लाइड चीजों पर फोकस किया जाए, यानी एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ में एक आध एग्जाम्पल भी होना चाहिए कि कैसे बिहेवियरल अप्रोच हेल्प करती है। भाई अगर तुम रेगुलराइज करोगे, सिस्टमेटाइज करोगे, तो मैं तुम्हें सेफोलॉजी में वोटिंग बिहेवियर को कैप्चर करने में हेल्प मिलेगी, नहीं मिलेगी? आज कितने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वोटिंग बिहेवियर को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं कि कोई इलेक्शन में ऐसा रिजल्ट आया तो क्यों आया। अब स्टडीज इस तरीके से रेगुलराइज हो गई, मेथड्स रेगुलराइज हो गए, तो डेटा कैप्चर करना इजी हुआ, उससे एनालिसिस करना इजी होगा। और आपको तो पता ही है डेटा इज द न्यू ऑयल, तो पॉलिटिक्स में भी वो डेटा हमें कैप्चर करना पड़ेगा, उसको वेरीफाई करना इजी हुआ, यानी फॉल्स रिजल्ट्स नहीं आएंगे, सही एक्यूरेट फाइंडिंग्स आएंगे हमारे पास। ये फाइंडिंग्स बाद में पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर सकती है। तो डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग में एग्जांपल दे दो, गवर्नमेंट कैसे डेटा ड्रिवन पॉलिसी मेकिंग कर रही है, नीति आयोग का कैसे यूज कर रही है। तो ऐसे एक एक पॉइंट में इंपॉर्टेंस बताते हुए अच्छे अच्छे एग्जाम्पल भी एनालिटिकल बेसिस पर करते जाइए। उस तरीके से आप पूरा ये जितना भी लिखा है ना सब कुछ आप लिख पाओगे कि ईस्टर्न बोल रहे हैं प्योर साइंस ओरिएंटेशन है, इंटीग्रेटेड इनसाइट्स हमने देखा ही है, इसमें एक हमने देखा था इंटीग्रेशन हुआ है, तो दूसरे डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन हुआ है, दूसरे डिसिप्लिन का इंटीग्रेशन होगा तो फाइंडिंग ज्यादा डाइवर्स होंगी, होंगी नहीं, बिल्कुल होंगी। साइकोलॉजी से आप ले पाएंगे, सोशियोलॉजी से चीजें ले पाएंगे। जैसे फैसिज्म की स्टडी में लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी की भी बात की, एरिक फ्रॉम वगैरह ने, कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी थी जो कि फ्रीडम से डरती है बहुत बार, इसलिए फैशिज्म वगैरह नाजिज्म वगैरह राइज हुआ। नाजिज्म फेशिज्म का ही एक वेरिएंट है, आपको पता ही है। सो दैट्स देयर, एक्सप्लेनेटरी फ्रेमवर्क्स प्रॉपरली बिल्ड हो रहे हैं। और इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे? इसी के इंट्रोडक्शन में आप देख ही रहे हो कैसे बिहेवियरिज्म ने पॉलिटिकल साइंस को ट्रांसफॉर्म किया, डेविड ईस्टन का 1969 का स्पीच, कैसे डेविड ईस्टन ने इसको लॉन्च किया, फैक्ट्स 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 की बहुत ज्यादा जरूरत थी इसीलिए लॉन्च किया, सो दैट आर्मचेयर थ्योरीज ना बने, वही नॉलेज का रिसाइकिल बने। मतलब आपको नॉलेज ज्यादा नहीं चाहिए, बट यू नीड टू अप्लाई इट, यू नीड टू एनालाइज द पीवाईक्यूज विथ मी प्रॉपरली यहाँ पर, और उस हिसाब से आपको सीखना है, और यही हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे? बिहेवियरिज्म ने पॉलिटिकल एनालिसिस को मॉडर्नाइज किया, लेकिन इसके लिमिट्स थे जो हमें पता ही है, हमने क्रिटिक्स देख लिए हैं बिहेवियरिज्म के, और उस हिसाब से फ्यूचर थ्योरी एम्पेरिकल टूल्स को रेलेवेंस, वैल्यूज एंड रियल वर्ल्ड के साथ बैलेंस करती है, और इसका फ्यूचर क्या था? पोस्ट बिहेवियरिज्म, और वो भी डेविड ईस्टन ने खुद ही इंट्रोड्यूस किया था। कौन सी स्पीच थी? अगेन, रटलो क्रीड ऑफ रेलेवेंस। ओके तो क्या चाहिए? वर्ड्स, क्या चाहिए? वोकैब, क्या चाहिए? स्ट्रक्चर, क्या चाहिए? प्रैक्टिस। अगर आपको पीएसआईआर के आंसर्स की प्रैक्टिस करनी है तो आई ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज हियर, एक आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी मैं लाने वाली हूँ फॉर 2027 एस्पिरेंट्स, सीएससी 2027 या 2028 यानी 2026 के बाद के लिए, क्योंकि अभी तो 2026 के एस्पिरेंट्स के पास ज्यादा टाइम नहीं, तो अभी तो 1 मंथ में जितनी प्रैक्टिस आपकी हो पाएगी उतनी हो पाएगी। बट हाँ, आइदर फॉर 2026, 2027, 2028 अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तब भी आप मुझसे, ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तो है ही सही,
यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये लिंक ओपन हो जाएगा, इसको क्लिक कर देना, टेलीग्राम ग्रुप पर आप चले जाओगे, वहां से आप मुझे पर्सनली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अपने नंबर जरूर ड्रॉप कर दिया करो जब आप पर्सनली कॉन्टैक्ट करो। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं मैम आपकी गाइडेंस चाहिए। अब टेलीग्राम में वो मैसेज बहुत नीचे नीचे चले जाते हैं, समझ रहे हो आप, जो पर्सनली मैसेज करते हैं। तो आप अपना नंबर ड्रॉप कर दिया करो, आई टेक्स्ट यू वहां पर, और मैं आपको पूरा समझा दूंगी कैसे आपको PSIR के आंसर राइटिंग करनी है, क्या क्या है और कैसे कैसे आपको टेस्ट लिखना। अब इंपॉर्टेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन पॉलिटिकल थ्योरी, व्हाट लेड टू इट्स डिक्लाइन। ये वही चीज है जो हमने पहले डिस्कस किया है, लेकिन देखो थीम्स रिपीट होती हैं। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, क्योंकि 2020 के बाद से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ जैसे हमने देखा है, तो अब इन्होंने दो चीजों को मर्ज कर दिया, एक तो डिक्लाइन को जो बाद में पूछा है, और एक पहले इंपॉर्टेंस पूछा है। वही चीजें हैं, वही कंटेंट है, बस आपको थोड़ा और डेंस करके लिखना है। जैसे हमने इंपॉर्टेंस देखी, वो इंपॉर्टेंस आप जानते ही हो क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और जैसे जैसे डिक्लाइन हुआ, ट्रिवियल मैथमेटिकल स्टडीज आई, कंटेम्प्रेरी रियलिटी नहीं थी, आइवरी टावर अप्रोच आ गई एक तरीके से, मॉरल सोशल इश्यूज पे फोकस नहीं किया गया, दांते जर्मिनो ने इसको क्रिटिसाइज किया, बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया, इससे पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया। यही सब है, बस आपको थोड़ा सा और कंक्रीट, कंटेंट रिच, डेंस तरीके से, शॉर्ट में ज्यादा आपके पैराग्राफ्स कंटेंट के साथ, छोटे छोटे वर्ड्स के साथ, ऐसे जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक, टॉपिक स्पेसिफिक जो वर्ड्स हैं इनके साथ रिच दिखना चाहिए था। दैट्स इट। इंट्रोडक्शन इसी से रिलेटेड लिखेंगे, क्यों आई बिहेवियरल अप्रोच, इस पर लिख सकते हैं। पहले वाली अप्रोच इररिलेवेंट थी, वही रिसाइकिल करना है। आर्म चेयर थ्योरीज थी, रेलेवेंट नहीं था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के हिसाब से, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच नहीं थी, बाकी डिसिप्लिन इसको अडॉप्ट कर चुके थे, पुरानी ही थ्योरीज को बस रिसाइकिल किया जा रहा था, हवा में तीर मारे जा रहे थे। इसीलिए बिहेवियरल रिवोल्यूशन 1969 के आसपास डेविड ईस्टन ने अपनी स्पीच में बोला कि ये रिवोल्यूशन है, ऐसा वैसा। सही है। अब इसी का कंक्लूजन देखो तो बिहेवियरिज्म, यहाँ पर थोड़ा सा हम बिहेवियरिज्म के बारे में लिखें क्योंकि इंपॉर्टेंस पूछा जा रहा है बिहेवियरल अप्रोच का, लेकिन डिक्लाइन यहाँ पे सेकंड पार्ट है, तो डिक्लाइन के बाद हम जरा सा इसका इंपॉर्टेंस बता के फिर कंक्लूजन में पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन की तरफ चलेंगे। पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया, क्रेडो ऑफ रेलेवेंस आया, उससे चीजें रिजॉल्व हुई, उससे जैसे हमने देखा थीसिस एंटीथेसिस सिंथेसिस की तरह प्रॉपरली इवोल्यूशन हुआ, और उससे हम एक फाइनल स्टेज पर पहुंच पाए जहां पर हम नॉर्मेटिव आइडियाज, वैल्यूज के साथ साथ साइंटिफिक अप्रोचेस पर फोकस कर पाए। अब आप देखो पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन आ भी गया, 2016 का सवाल है, थीम क्या है, पोस्ट बिहेवियरलिज्म, उसका क्या रेलेवेंस है। तो आप इंट्रोडक्शन में अगर मैं इससे पूछूं कि वाई, तो हमने फोकस करेंगे कि क्यों ये आया, क्यों पोस्ट बिहेवियरलिज्म, क्योंकि बिहेवियरल रिवोल्यूशन में कमी थी, इससे पॉलिटिकल थ्योरी एज अ सब्जेक्ट डिक्लाइन कर रहा था, अपने लोवेस्ट पे पहुंच गया था, इसीलिए पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया। अगेन वही कंटेंट है, रिसाइकल करना है, क्रीड ऑफ रेलेवेंस स्पीच से आइवरी टावर अप्रोच जो थी इसको टैकल करने के लिए, मीन्स जो थे प्योर साइंटिफिक मेथड, उसके साथ साथ एंड गोल उस पर फोकस करने के लिए, रेलेवेंस ओरिएंटेड अप्रोच हो, वैल्यू अवेयर हो, एक्शन फोकस्ड हो। देखो कैसे वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स अपने पास सेव करके रख लो, काम आएंगे आपको, क्योंकि वर्ड्स भूल जाते हैं ना, फिर आप रिवाइज करोगे इसी से तो आपको ये वर्ड्स ध्यान आते जाएंगे। PDF के अगले गूगल फॉर्म है, उस पर आप लिंक क्लिक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो डेविड ईस्टन ने इसको कॉइन किया, रिएक्शन वैल्यू न्यूट्रलिटी जो आपका है उसके अगेंस्ट, रेलेवेंस सोसाइटी का इसमें एम्फेसाइज हुआ कि रेलेवेंस होना चाहिए अप्रोच का। 1960s का एग्जाम्पल लिख लो, US का सिविल राइट्स मूवमेंट हुए। बिहेवियरल स्टडीज ज्यादा मैथमेटिकल हो गए तो कंटेम्प्रेरी इश्यूज, उनकी कोई वैल्यू नहीं बची। सही है। तो इसलिए दोबारा से नॉर्मेटिव कंसर्न्स को लाया गया, एक्शन पर फोकस किया गया, अलॉन्ग विथ ब्रिंगिंग चेंज। स्टेटस को था पहले वाला बिहेवियरल रिवोल्यूशन, तो अब क्या, यहां पर चेंज पर फोकस किया गया, पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन। इंटेलेक्चुअल्स को ये कहा गया कि तुम्हारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग साइंटिस्ट। साइंटिफिक टूल्स तभी तक यूज किए जाए जब वो रेलिवेंट हो, जब वो इररेलेवेंट लगे, स्टडी ऑफ पावर के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल की स्टडीज करने की जरूरत नहीं है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया।
ट्रिवियल बिहेवियरल रिसर्च को यहाँ पे क्रिटिसाइज किया जाए, क्योंकि ट्रिवियल है जिसका कोई मतलब ही नहीं है रियल लाइफ में। इससे बिहेवियरल साइंटिस्ट के भी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रिकॉग्निशन मिला और साइंटिफिक स्ट्रेंथ तो इससे रिटेन रही, साथ साथ एथिक्स और वैल्यूज भी रीइंट्रोड्यूस हुए, ताकि क्लीन वाटर और डर्टी वाटर को हम डिस्टिंग्विश कर पाए। यही मतलब था इसको ऐसे करने का, और इससे पॉलिटिकल साइंस ज्यादा मीनिंगफुल बन जाए। तो अब पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन के बारे में जब आप लिख रहे हो, तब आप कंक्लूजन में उसी का इंपॉर्टेंस लिखो थोड़ा सा। ये तो हमने लिख ही दिया पूरा सब कुछ, तो इसी में कुछ एक दो लाइंस बचा के रखो इंपॉर्टेंस के लिए। और इसके साथ साथ ये थ्योरी आगे और क्या कर सकती है, जैसे प्रेजेंट के चैलेंजेस है बहुत सारे जो हम देखे, क्लाइमेट चेंज, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, टेररिज्म, इनसे डील करने के लिए कैसे इंटरस्टेट कोऑपरेशन बेटर बना सकती है, इस पर अब इस अप्रोच को ज्यादा फोकस करना चाहिए। इस तरीके से कुछ सजेशन दे दो अपना। सजेशन देने में आपका तो कुछ नहीं जा रहा ना, आपका बस कंक्लूजन ज्यादा रिच बैठ रहा है कंपेयर टू जेनरिक कंक्लूजन। अब इसी चीज को घुमा फिरा के 2023 में पूछा, बट अगेन घुमा फिरा के पूछे ताकि बच्चा कंफ्यूज हो, चीजें वही है। क्रीड ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म एडवोकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्शन। देखिए, तो आपने बिहेवियरल रिवोल्यूशन की दोबारा बुराई लिखनी है पहले के क्वेश्चन की तरह, फिर लिखना है पोस्ट बिहेवियरलिज्म लॉन्च हुआ। जब लॉन्च हुआ तो डेविड ईस्टन का यही स्पीच था, क्रीड ऑफ रेलेवेंस, और इससे पता चलता है कि अब इस थ्योरी को ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड बताने की कोशिश की जा रही थी। देखो, यही आपका इंट्रोडक्शन बनेगा। अब इसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो वही रहेंगे। हमने जो पढ़ा, रेगुलराइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन, टेक्निक, क्वांटाइजेशन, ये सब बिहेवियरल रिवोल्यूशन के, पोस्ट बिहेवियरल के नहीं है ना। इंटीग्रेशन, और क्या क्या पढ़ा हमने, प्योर एंड वैल्यू न्यूट्रल अप्रोच है, मेजरमेंट पर फोकस है, साइंस बेस्ड मेथड्स रहेंगी। ये बिहेवियरल रिवोल्यूशन क्या, पोस्ट बिहेवियरल में इन्हीं को थोड़ा सा और आगे रेगुलराइजेशन, सिस्टमेटाइजेशन करना है, करने की कोशिश करनी है, लेकिन एंड गोल साथ में रखना है। टेक्निक पर फोकस करना है जो स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हो, लेकिन वैल्यूज पर भी साथ में फोकस करना है। प्योर इन वैल्यू नहीं करना पूरी तरीके से कि बस वैल्यू न्यूट्रल रहे, किसी वैल्यू पर फोकस ही ना करें। रैदर जस्टिस, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इन सब वैल्यूज को कैसे प्रमोट किया जाए उसको ध्यान में रखते हुए हमें मेजरमेंट करना है चीजों का। मेजरमेंट फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट नहीं करना, क्वांटाइजेशन मेजरमेंट के साथ ही आता है, ये फॉर द सेक ऑफ मेजरमेंट नहीं करना, ट्रिवियल डेटा कलेक्ट नहीं करना, ट्रिवियल रिसर्च नहीं करनी। रिसर्च का कुछ पर्पस होना चाहिए जो कि सोशली कनेक्टेड होना चाहिए। इसलिए साइंस बेस्ड मेथड्स रखनी है, इंटीग्रेशन रखना है, लेकिन तब तक जब तक कि वो सोशली किसी पर्पस से कनेक्टेड हो, सोसाइटी में हेल्प करे वो रिसर्चर्स, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हो, कहीं सजेशंस दे रही हो, आइवरी टावर अप्रोच से हम दूर जा रहे हो इस तरीके से, और ज्यादा लोगों से कनेक्टेड हो। इसलिए सिर्फ एनालिसिस नहीं करना, खाली फोकट का डेटा कलेक्ट करके सोल्यूशंस भी देना। हो गया, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। क्रीड ऑफ रेलेवेंस यही तो है ना, रेलेवेंस कैसे आएगा जब सोशली कनेक्टेड रहोगे, तो आ गया क्रीड ऑफ रेलेवेंस। सेम कंटेंट है, सेम। क्या करना है, इसको सेव करके रखना है, इसको आपको बार बार पढ़ना है, इसको रिवाइज करना है। ऐसे में हर टॉपिक में आपको पीडीएफ दूंगी, एवरी टॉपिक, फॉर एवरी टॉपिक दिस टाइप ऑफ। ये पूरी एक नई सीरीज ही आज लॉन्च हुई। तो इस तरीके से पोस्ट बिहेवियर रेलेवेंस पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर आप देखोगे कि एक टूल बन गया पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन, जिससे कि पॉलिटिकल साइंस ज्यादा रेलेवेंट हो पाए, जस्टिस, सोसाइटल इंप्रूवमेंट इंश्योर कर पाए, एक्शन ड्रिवन हो, एथिकली एंकर्ड हो, रियल ह्यूमन प्रॉब्लम से कनेक्ट। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी 2018 में फिर आया, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, आप जानते होंगे, ये हमने डिस्कस किया है, एज इट इज डिस्कस किया है। अगेन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी देखिए 2023 का ये सवाल। कमेंट ऑन रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। रिसर्जेंस वही पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। डेविड हेल्ड, रिपीट हो रही है देखो चीजें। ये जॉन प्लमनिट्स का ये आर्डुअस कॉलिंग, ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर चुके हैं।
systems approach. Now this is different. ये बेसिकली जब पेपर 2 सेक्शन ए वाला पोर्शन आएगा तो उसमें मैं आपको प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करूंगी सिस्टम्स अप्रोच क्या है. ये उस टाइम पर हम अप्रोचेस में ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ें. बट यस यहाँ पर ये बिहेवियरल रिवोल्यूशन से ज्यादा नजदीक है तो इसलिए आ गया. बट यस विल डिस्कस ऑल दीज अप्रोचेस इन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ऑल्सो. वो यूपीएससी कभी कभी करता है एक पेपर की चीज दूसरे पेपर में जान करके पूछ लेता है जस्ट टू सरप्राइज यू, राइट. बट हाँ थोड़ा बहुत हम इसमें भी वैसे पेपर 1 सेक्शन ए में भी देखते हैं, इसको देख लेते हैं अभी, मतलब लेट्स नॉट पुट इट डाउन फर्दर, देख ही लेते हैं. तो सिस्टम्स अप्रोच, सिस्टम्स थ्योरी, पॉलिटिकल एनालिसिस, ये आपसे क्यों पूछेंगे, आपको आता है या नहीं आता ये जानने के लिए. बार बार इस पर सवाल आए हैं, रिपीट होता है इस पेपर में ये सवाल. फिर थोड़ा बहुत ये सिस्टम्स अप्रोच के बेस पर जो अप्रोचेस हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की पेपर 2 सेक्शन ए में आती है. बट यस यहाँ पे अगर आपको स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करना है तो इसको इंट्रोड्यूस कैसे करोगे. अगेन जो आपने पहले इस तरीके से क्वेश्चंस हमने जो पहले देखा ना कि फैक्ट्स का डिक्लाइन हुआ, नॉर्मेटिव थ्योरीज आ रही थी ज्यादा ज्यादा, तो बिहेवियरल रिवोल्यूशन आया. बेस्ड ऑन दिस रिवोल्यूशन डेविड ईस्टन की सिस्टम्स अप्रोच आती है. अप्रोच भी डेविड ईस्टन की ही है और इस सिस्टम्स अप्रोच में पॉलिटिकल सिस्टम का एनालाइज किया जाता है कंपेयर टू अर्लियर अप्रोचेस जिनमें स्टेट का एनालिसिस हो रहा था सिर्फ और सिर्फ. यहाँ पर सिर्फ उसे स्टेट नहीं, पूरा एक सिस्टम लेके किसी सोसाइटी को एक सिस्टम कंसिडर करके उसका एनालिसिस किया जाता है. बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे इनपुट आउटपुट फंक्शंस डिफाइन किए जाते हैं और इसको गैब्रियल एल्मंड एंड सिडनी वर्बा ने फर्दर रिफाइन किया था. इतना लिख दोगे, इंट्रोडक्शन बन गया. अब इसके बाद क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम की बात है तो पहले आप सिस्टम डिस्क्राइब करो. सिस्टम साइंस में जैसे थर्मोडायनेमिक्स में हम हीट एक्सचेंज वगैरह पढ़ते हैं तो सिस्टम पढ़ते हैं कि सिस्टम में एनवायरनमेंट है, उसके साथ क्या हीट एक्सचेंज है, जीरो है, कुछ एक्सचेंज हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है. इसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट, पीपल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ आते हैं. जैसे इंडिया के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम में स्टेट भी आ गए, उसके लोग भी आ गए, उसके सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी आ गए. ये पूरा एक सिस्टम हुआ जो आपस में इंटरेक्ट करें. ये एक्सटर्नल वर्ल्ड से भी इंटरेक्ट करें लेकिन आपस के इनके इंटरेक्शंस डिग्री वाइज एक्सटर्नल वर्ल्ड के इंटरेक्शन से ज्यादा है क्योंकि ये सब एक ही कंट्री के लॉस के हिसाब से चल रहे हैं. तो ये एक सिस्टम हुआ और इस एक सिस्टम में आपको स्ट्रक्चर इजीली दिख जाएगा. एक ही कंट्री के लॉ के हिसाब से चल रहे हैं तो इनमें एक स्ट्रक्चर है कंपेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड जो कि दूसरे स्ट्रक्चर्स और दूसरे रेगुलेशन से गवर्न होता है. और हर इसमें सिस्टम के जो स्ट्रक्चर है उसका हर एक का एक फंक्शन होता है. जैसे इंडिया में अगर आप देखें तो इंडियन स्टेट पूरा सिस्टम को रेगुलेट करता है और इसमें लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करना आपका एक फंक्शन है. इसके साथ साथ आप देखोगे स्ट्रक्चर्स में, तो स्ट्रक्चर्स में कौन कौन है, इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम के हिसाब से. थोड़ा ब्यूरोक्रेसी भी है, पार्टीज भी हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं, लोगों को एंगेज करती है, प्रोपोगंडा करती हैं. इस हिसाब से कुछ इनपुट फंक्शंस रहेंगे. जैसे लोग अपने कुछ इनपुट देंगे, सही है. जैसे सोशलाइजेशन होगा लोगों का, पार्टी स्पीचेस देंगी, स्कूल्स में बहुत सारी चीजें सिखाई जाएंगी तो सोशलाइजेशन होगा. आर्टिकुलेशन होगा पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू, अलग अलग स्टेक होल्डर्स, एनजीओ के थ्रू आर्टिकुलेट हो रहा है. इंटरेस्ट एग्रीगेट भी हो रहा है, बैठ के लोग जमा हो रहे हैं, इधर उधर अपनी बात रख रहे हैं और इस तरीके से पॉलिटिकल कम्युनिकेशन हो रहा है लोगों का. लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम को कि हमें ये चाहिए, उसके रिटर्न में सिस्टम रूल बना रहे हैं, रूल इंप्लीमेंट भी कर रहे हैं और जुडिशरी उस रूल पर अपने जजमेंट्स भी दे रही है. और ये पूरा इनपुट जो है आउटपुट को यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. इनपुट के हिसाब से ही आउटपुट डिफाइन हो रहा है. और बीच में ये जो सारा हल्ला गुल्ला हो रहा है इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन कम्युनिकेशन का, इससे जो हीट है वो निकल जाती है. यानी जो फ्रिक्शन होता है, लोग एक दूसरे पर अपनी, मतलब वो जैसे जो फ्रस्ट्रेशन होती है, डिबेट्स होती हैं पॉलिटिकल बहुत सारे, तो ये सब हो जाता है. तो इससे पैटर्न जो है मेंटेन है. इसलिए यहाँ पे ऐसा सिस्टम में बिल्कुल नहीं हो रहा कि पूरा टूट जा रहा है. कंटिन्यूस है कि कंटिन्यूस फीडबैक मिल रहा है. जिस चीज में कंटिन्यूस फीडबैक मिलता है वो कंटिन्यूसली फ्लेक्सिबली चलती जाती है और टूटती नहीं है. जो डेविड ईस्टन ने बोला है कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के ऐसे सिस्टम्स चलते हैं. अब यही सिस्टम्स, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से ही हमने यहाँ पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, जैसे यूके में थी, हमने अपने यहाँ डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, तो थर्ड वर्ल्ड के एनालिसिस में भी हेल्प करता है. थर्ड वर्ल्ड यानी डेवलपिंग वर्ल्ड. बट कम्युनिस्ट इससे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे कि तुम ऐसे बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पे फीडबैक ही नहीं, यानी हमारा सिस्टम टूट जाएगा, नहीं इनडायरेक्टली हमारी बुराई कर. बट यस वो इस क्वेश्चन का पर्सपेक्टिव नहीं है, अभी वो वहां तक नहीं जा रहा है क्वेश्चन. बट ये सिस्टम्स अप्रोच आप समझ गए होगे और इसका इंपॉर्टेंस आप आखिरी में कंक्लूजन में लिखते हो.
ये कंपेरेटिव पॉलिटिक्स में हेल्प करेगा, इंस्टीट्यूशंस कैसे परफॉर्म करते हैं, रिसर्च में हेल्प करेगा, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द लिख के आने। अगेन वही क्वेश्चन है 2015 में भी जो आया था, बस थोड़ा सा बदल दिया। सही है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन 2023 में था, यूरोसेंट्रिज्म इज बोथ द टारगेट एंड मोटिव फोर्स ऑफ द पोस्ट कॉलोनियल पॉलिटिकल थ्योरी। बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल अप्रोच के टाइम पे, अप्रोचेस के टाइम पर हम इसको ज्यादा बेहतर तरीके से देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा बिहेवियरिज्म से कनेक्टेड था तो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड हो गया, बट ठीक है। ये पोस्ट मॉडर्निज्म वगैरह भी हम प्रॉपरली बाद में पढ़ेंगे जब अप्रोचेस को मैं आपको डिस्कस करूंगी पूरा। बट यस, अभी तो आप देखोगे बिहेवियरल अप्रोच बाकी हमने डिस्कस की ही है, उसका पूरा हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत बार देख चुके हैं। 2024 में भी देखो यही है। एक बहुत यूनिक सा क्वेश्चन था 2024 में, इल्यूसिडेट द मीनिंग्स इनहेरेंट इन द टर्म पॉलिटिकल विद अप्रोप्रिएट इलस्ट्रेशन। इसलिए मैं बोलती हूँ प्रेजेंट टाइम पीरियड में जो कंटेक्स्ट है पूरा चेंज हो चुका है, मतलब यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। पॉलिटिकल का मतलब पूछना, अब इसको कौन सी थीम में आप एनालाइज करोगे, ये अक्रॉस द स्पेक्ट्रम आएगा। लेकिन हाँ, पॉलिटिकल साइंस थ्योरी एंड फिलोसफी के डिस्कशन के साथ, थ्योरी उसके रेलेवेंस, उसके डिक्लाइन, उसके सिग्निफिकेंस के डिस्कशन के साथ आप पॉलिटिकल की स्टडी को अच्छे से यहाँ पर एनालाइज कर सकते हो। इसीलिए हम आज इस वीडियो में इसको लेते हैं। तो आपसे डिमांड क्या है कि आपको पॉलिटिकल को एक्सप्लोर करना है प्रॉपरली, कि पॉलिटिकल में क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, क्या इनहेरेंट मीनिंग्स है इस टर्म में। तो ट्रेडिशनली आप देखो, जब तक हमारे पास फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच थी, यानी हम पॉलिटिकल फिलोसफी में ज्यादा फोकस कर रहे थे, तो पॉलिटिकल का मतलब था स्टेट, पॉलिटिकल का मतलब था ऐसे आइडियाज, ऐसे बिहेवियर। धीरे धीरे ये स्टडी जैसे जैसे साइंस आती गई, वैसे वैसे स्टेट से हमने डाइवर्सिफाई करके हम पीपल पे फोकस करने लगे। हम पॉलिटिकल में बहुत सारे सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट्स इंट्रोड्यूस करने लग गए। जब डेविड ईस्टन से हमें बिहेवियरल रेवोल्यूशन के थ्रू इंटीग्रेटेड अप्रोच मिली, अभी हमने डिस्कस किया इस वीडियो में थोड़ी देर पहले, राइट। तो जो पॉलिटिकल था वो पॉलिटिकल लाइफ से हमेशा से कनेक्टेड था, पॉलिटिकल बिहेवियर वगैरह से, लेकिन वो स्टेट के आसपास था, इंस्टीट्यूशंस के आसपास था, ट्रेडिशनली मोनार्की के आसपास था जब तक किंगशिप। लेकिन धीरे धीरे वो सिटीजन्स के बिहेवियर, आइडियाज, वैल्यूज, स्ट्रक्चर, स्टेट गवर्नमेंट, इन सब पे होने लगा। और ये कैसे यहाँ पर पावर को डिटरमाइन करते, क्योंकि डेमोक्रेसी में पावर में कौन होगा, अथॉरिटी में कौन होगा, किसके पास लेजिटिमेसी होगी रूल करने की, ये कौन डिटरमाइन करता है, पीपल। तो धीरे धीरे आप देखोगे कि पावर, अथॉरिटी, रूल, लेजिटिमेसी, इन सब के डिस्कशंस मैक्स वेबर के इन टर्म्स को डिस्क्राइब करने के बाद बढ़ते गए। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे से आपका फ्लो बन जाएगा, देखिए पैराग्राफ्स में आपके आंसर्स। और ये पूरा सोशल फैक्टर्स से डिटरमाइन होने लगा, जिसमें इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। जिसके पास इकोनॉमिक पावर रही वो धीरे धीरे लेजिटिमेसी कैंपेन के थ्रू यहाँ पे गेन करता गया, और लेजिटिमेसी आ गई, और पावर में जब लेजिटिमेसी आ जाती है तो वो अथॉरिटी बन जाता है। तो इस तरीके से वो अथॉरिटी बन गई। यहाँ पे मॉरल कंसिडरेशंस का भी इन्फ्लुएंस होता है। जैसे पहले किंगशिप को सही माना जाता था, अब गलत माना जाता है। क्यों? इसमें मॉरल कंसिडरेशंस भी, क्योंकि इक्वालिटी का गोल यहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे ही फेमिनिज्म धीरे धीरे बढ़ा है अलग अलग वेव्स में, और वो भी मॉरल कंसिडरेशंस, इक्वालिटी वगैरह को ध्यान में रखते हुए बढ़ा है। हालांकि रिलीजन कुछ और बात बोल रहा था, हमारा कल्चर कुछ और बात बोल रहा था अक्रॉस दी वर्ल्ड तब भी। इसलिए पॉलिटिकल होल में सारी एक्टिविटीज आ जाती है, सारे रिलेशंस आ जाते हैं सोसाइटी के। अब इनफैक्ट माइक्रो एस्पेक्ट्स भी पॉलिटिकल के अंदर आते हैं, है ना। जैसे कि हमारे पास जो पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरीज हैं पावर की, उनमें आप देखोगे जैसे फूको की, है ना, माइकल फूको की थ्योरीज है। इसमें माइक्रो पावर की बात की गई है, यानी पावर कैसे सोसाइटी के हर एक स्ट्रक्चर में, हर एक रिलेशन में फ्लो होती है। जैसे पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, यही सेम एग्जैक्ट उन्होंने बोला था, और उन्होंने बताया भी था कैसे होता है। पावर ही तो अप्लाई कर रहे हो ना, एक मेल एक फीमेल। सोसाइटी में ज्यादातर रिलेशंस जो है वो हेट्रोसेक्सुअल है। अब ये देखते हैं किसी होमोसेक्सुअल पर्सन को, कोई मेल है, मेल को पसंद करता है, पूरी सोसाइटी मिलकर इस रिलेशन को कास्टिगेट कर देते हैं। माइकल फूको खुद यहाँ पे होमोसेक्सुअल थे, तो ये इसका एग्जाम्पल काफी देते हैं, काफी मेंशन करते हैं। तो ये क्या है, पावर ही अप्लाई हो रही है, किसके द्वारा, मेजोरिटी के द्वारा, माइनॉरिटी। ऐसे ही हर रिश्ते में पावर अप्लाई होती है टू सम एक्सटेंट। तो देखिए पावर इस तरीके से सिर्फ आज के टाइम में स्टेट, सोसाइटी का बिहेवियर, रूल, लेजिटिमेसी, इलेक्शंस,
पॉलिटिकल कैंपेन, अवेयरनेस, डिबेट्स, पॉलिटिकल लोगों के बीच में, सिर्फ वहां पर रिस्ट्रिक्टेड है. इट एनकम्पसेस एवरी स्फीयर. यहाँ पे क्लास के इंटरेक्शंस आ गए, बिलीफ्स आ गए, जस्टिस, इक्वालिटी, नेचुरल लॉ, सबके. कन्फ्लिक्ट एंड स्टेबिलिटी की बात आ गई. ऑर्डर, बैलेंस एंड हार्मनी को यहाँ पर एड्रेस करने की बात आ गई. कैसे आइडियाज इंस्टीट्यूशंस को शेप करते हैं, कैसे वैल्यूज को रिवील करता है सोसाइटी, उसकी तरफ बात आ गई. चाइना, नॉर्थ कोरिया तरफ आप देखोगे डिक्टेटरशिप है, क्योंकि वहां पर रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स बहुत ज्यादा मैटर करता है. चाइनीज, कोरियन, इंडियन सोसाइटी में. इंडिया में तो खैर आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन होता है, मतलब डिबेट पर फोकस करते हैं हम काफी, एल्डर्स के रिस्पेक्ट के अलावा भी. तो वी आर डेमोक्रेटिक इन नेचर, मोर और लेस. तो यहाँ पे अथॉरिटी को चैलेंज करना बहुत गलत समझा जाता है. सेम रशिया में भी यही सीन है. तो इससे इनके पॉलिटिकल सिस्टम जो है, इनसे इनकी वैल्यूज रिवील हो रही. वही वेस्ट में इसका ठीक उल्टा है. वेस्ट में आप अपने बड़ों को नाम से बुलाते हो, है ना. हमारे यहाँ तो अंकल आंटी फिर भी बोल देते हैं रिस्पेक्ट में, वहां तो ये भी नहीं करते, नाम से बुलाते. तो यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना या एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना, पावर की रिस्पेक्ट करना, इसके बजाय ये थोड़े क्रांतिकारी है. ये फ्रीडम पे, लिबर्टी पर, माई लाइफ, मेरी मर्जी, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं. उस हिसाब से इनकी पॉलिटिकल वैल्यूज भी है वैसी. कुछ बोल दो इनको, सीधा कर देंगे आपको उसी टाइम. सही है. तो कंक्लूजन में हम क्या लिख रहे हैं कि पॉलिटिकली, हम पॉलिटिकल को समझने से हम सीधा सीधा पावर का अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस का बिहेवियर का अच्छा एनालिसिस कर सकते हैं. इसलिए पॉलिटिकल की स्टडी और ज्यादा कंटिन्यूड रहनी चाहिए, जिसमें हम टेक्नोलॉजी, कल्चर, सब कुछ स्टडी करें, सो एज टू मेक इट मोर डाइवर्स, कीपिंग द एस्पेक्ट ऑफ स्टेट and its institutions also in focus, so as to not lose the crux of this subject. Okay. अब इसके अलावा फिलोसॉफिकल अप्रोच पूछ रहे हैं 2025. भाई साहब, फिलोसॉफिकल मतलब वही नॉर्मेटिव अप्रोच जिसके बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं. कहाँ से स्टार्ट हुई? प्लेटो, एरिस्टोटल से. क्या फोकस करते हैं? नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन, एथिकल्स, आइडियाज. इसी को आप लिखोगे इंट्रोडक्शन. ये ना हो तो आप क्लीन एंड डर्टी वाटर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, जैसा लियो स्ट्रॉस ने बोला था. अभी हमने देख लिया है वीडियो में ये सब चीज. फिर आप बॉडी में इसको और प्रॉपरली इसको फ्रेम करोगे कि एंशिएंट रूट्स हैं प्लेटो, एरिस्टोटल के. विजडम पे बात की इन्होंने. राइट पॉलिटिकल ऑर्डर की बात होती है इसमें, जैसे लियो स्ट्रॉस ने भी बोला है. एथिकल नॉर्मेटिव ओरिएंटेशन की बात होती है. आइडियलिस्टिक होता है कैरेक्टर में, स्टेट के नेचर या फंक्शन से डील करता है. साथ साथ में सिटीजनशिप के भी इश्यूज आते हैं, जैसे एरिस्टोटल ने बोला था. सिटीजनशिप क्या है बताया था इन्होंने, किसको सिटीजनशिप दें ये भी बताया था, बेस्ड ऑन सर्टेन वैल्यूज. राइट्स एंड ड्यूटीज की भी बात करते हैं लोगों के, जैसे हॉब्स ने बात की राइट ज्यादा दो ही मत. लॉक ने बात की ज्यादा राइट दो, लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी का. ये सब बातें हैं. मॉरल फाउंडेशंस की बात होती है, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रीडम, जैसे कि जॉन रॉल्स ने बात की जस्टिस की, कैसे इंश्योर करें. डिफरेंशिएटेड प्रिंसिपल यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था. डिफरेंस प्रिंसिपल, सॉरी, डिफरेंशिएटेड बोल दिया मैंने. तो ये सब आप देखोगे. वैल्यूज एम्पिरिकल फैक्ट से पहले आती हैं, इस पे फोकस किया है. रीजनिंग, इनसाइट, फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन है. इसकी हिस्ट्री बहुत लंबी है, अभी हमने देख लिया बहुत सारी चीजें इसमें. मॉरल जजमेंट ये प्रोवाइड करेगा, और साइंटिसिज्म को ये एक तरीके से चैलेंज कर. बिहेवियरल रेवोल्यूशन के टाइम पर भी फिलोसोफर्स ने क्रिटिसाइज किया था, जैसे लियो स्ट्रॉस ने क्रिटिसाइज किया था बिहेवियरल रेवोल्यूशन को. दांते जर्मेनो ने भी यहाँ पे बेसिकली क्रिटिसाइज किया था, हम ये जानते हैं. फिर आप कंक्लूजन में लिखोगे ये क्यों एसेंशियल है, क्योंकि बिहेवियरल रेवोल्यूशन के टाइम पर फिलोसफी खत्म कर दी थी सब्जेक्ट से, लेकिन तब दोबारा लानी पड़ी पोस्ट बिहेवियरल रेवोल्यूशन में, बाय फोकसिंग ऑन सर्टेन वैल्यूज एज एंड गोल, जो कि फिलोसफी भी करती है. इससे पता चलता है कि फिलोसॉफिकल अप्रोच कभी खत्म नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट रहेगी एथिक्स, जस्टिस, नॉर्मेटिव फाउंडेशंस के लिए सोसाइटी के. और इसलिए फर्दर इंक्वायरी को, फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शंस को इंटीग्रेट करके हमारे इंस्टीट्यूशंस को, पब्लिक लाइफ को बेटर बनाना चाहिए. हो गया. ऐसे देखिए 2025 का एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है. बिहेवियरल अप्रोच जो है, इसको कंपेयर करना है, कंपेरेटिव एनालिसिस देना है इस अप्रोच का वर्सेस इंस्टीट्यूशनल अप्रोच. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच क्या है कंपेयर टू बिहेवियरल अप्रोच, जिसमें अक्रॉस द सिस्टम हम फोकस करें. इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में सिर्फ हम इंस्टीट्यूशंस पे फोकस करें. तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच जो पहले के फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच थे उसका एक पार्ट था.
फिलोसॉफिकल नॉर्मेटिव अप्रोच में फोकस करना स्टेट कैसा होना चाहिए, तो इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को स्टडी कर देते थे। तो बिहेवियरल अप्रोच यानी मॉडर्न एम्पिरिकल मेथड से अलग है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के कंपैरिजन में बाद में जब बिहेवियरल अप्रोच आई तो लोगों पर फोकस करने लगे हम। कब से? 1960 से। ये आपको इंट्रोडक्शन पे लिखना है, लोगों पर, साइंटिफिक मेथड पर, वैल्यू पर ना हो, इस तरीके से हमने फोकस किया। हालांकि ट्रेडिशनल कंटेंट में हम क्या फोकस करते थे? इंस्टीट्यूशंस पर, किंगशिप पर, मोनार्की पर, कैसे क्या हो रहा है, कैसे स्टेट होना चाहिए, इसी पर फोकस था। तो जब आपने ये लिखा उसके बाद आप बॉडी पार्ट लिखेंगे। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में क्या क्या होता है? फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन होता है। क्लासिकल ट्रेडिशंस में नॉर्मेटिव बताते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, पार्लियामेंट खराब है तो उसको ऐसे ठीक करो। लीगलिस्टिक मेथड होती है, लॉ पर फोकस करते हैं कि लॉ ये बोलता है, लॉ और अच्छा हो सकता है, लॉ से कैसे इक्वालिटी आएगी, कैसे जस्टिस आएगा, कैसे राइट्स आएंगे। एरिस्टोटल पुराने टाइम पीरियड पे, और ब्राइस और लास्की मॉडर्न थिंकर्स में से, इन पे फोकस कर सकते हो आप। रूल्स, नॉर्म्स और प्रोसीजर स्टडी किए जाते हैं इसमें। इंस्टीट्यूशंस कोर यूनिट्स होती है। वही बिहेवियरल अप्रोच में क्या होता है? आप इंस्टीट्यूशंस को सिर्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, कंपेयर टू दैट अब इसका आउटले यही होगा, जैसे हमने पहले देखा था ना बिहेवियरल पोस्ट बिहेवियरलिज्म को कंपेयर करते हुए इसी वीडियो में, वैसे ही इसका आउटले होगा। एक एक पैराग्राफ में एक एक एनालिसिस का पॉइंट लेते जाओगे और उसको कंपेयर करते जाओगे। दोनों अप्रोचेस को एक एक पैराग्राफ में ऐसे करते करते सारे पैराग्राफ्स में ऐसे कंपैरिजन कर दोगे। पॉलिटिकल बिहेवियर होगा, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन था सेंटर ऑफ अप्रोच, बिहेवियर रिवोल्यूशन में इंडिविजुअल होता है उसका बिहेवियर। यहाँ पे आप देखोगे नॉर्मेटिव फोकस है, डिस्क्रिप्टिव है। यहाँ पे कैसा है? एम्पेरिकल है, वैल्यू फ्री है। यहाँ पे हमने देखा था कि डिस्क्राइब करता है, डायडेक्टिक है, सजेशंस देता है। यहाँ पे सजेशंस नहीं दे रहा, सिर्फ क्वांटिफाई कर रहा है, मेजर कर रहा है ना। यहाँ पे क्या था? वेरिफिकेशन नहीं है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में, यहाँ पर वेरिफिकेशन है प्रॉपरली। पहले वाली अप्रोच साइंटिफिक नहीं थी, ये वाली साइंटिफिक है और इंटरडिसिप्लिनरी है। हो गया। और फ्यूचर के लिए हमें क्या चाहिए? इन चीजों को कंबाइन किया जाए, जैसा कि हुआ भी है पोस्ट बिहेवियरल रिवोल्यूशन में। और इससे अगर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच और बिहेवियरल अप्रोच को हम कंबाइन करते हैं तो बेस्ड ऑन स्टडीज एंड फैक्ट्स ऑफ इंस्टीट्यूशनल बिहेवियरल अप्रोच, हम इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के बिहेवियरल अप्रोच के स्टडीज और फैक्ट्स और इंस्टीट्यूशनल अप्रोच के टॉपिक्स एंड एनालिसिस को यूज करके हम अपने प्रेजेंट इंस्टीट्यूशंस को चैलेंजेस से डील करने के लिए बेटर बना सकते हैं और बेटर पब्लिक गुड इंश्योर कर सकते। हो गया कंक्लूजन में? क्या आपने फ्यूचरिस्टिक विजन दे दिया? हो गया कंक्लूजन। इस तरीके से आपको ये पूरा टॉपिक यहाँ पर समझना था। सही है। तो ये हमने पूरे लगभग 20 क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक के डिस्कस किए आज। मैं इस तरीके से आपके साथ पूरा सिलेबस, देखिए अगर मुझे इस वीडियो पर ज्यादा लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, आप ज्यादा इसको शेयर करोगे तो मैं आपको पूरा PSIR का PYQ एनालिसिस, ये मेरा प्रॉमिस है, विद इन नेक्स्ट मंथ मैं आपको पूरा PSIR का PYQ एनालिसिस करवा दूंगी। बिकॉज ये माइक्रो थीम्स मेरे पास प्रिपेयर्ड है, बट प्रोवाइडेड फीडबैक अच्छा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड स्टे एंगेज्ड। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर दीजिए, गूगल फॉर्म भर दीजिएगा नीचे तो आपको PDF मिलेगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगेन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।